सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल डॉक्टर डर नीट पर। आज है फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक मैथ एंड वेक्टर्स। हालांकि एग्जाम में डायरेक्ट इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन थ्रू आउट फिजिक्स बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इस चैप्टर के कंसेप्ट का यूज होता है। तो इस लेक्चर में हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी इस चैप्टर से PYQ में क्वेश्चन आए हैं इनके कंसेप्ट के ऊपर, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि नीट 2025 में आपका मिनिमम स्कोर फिजिक्स में 150 प्लस रहे। उससे नीचे अगर फिजिक्स में स्कोर आ रहा है तो सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो मूव करते हैं, हम पहले टॉपिक्स देख लेते हैं, उसके बाद वन वन बाई टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। सो मूव करते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरा है डिफरेंशिएशन, तीसरा इंटीग्रेशन, चौथा ग्राफ्स, पांचवा क्वाड्रेटिक, छठवां AP एंड GP, सातवां है बाइनोमियल थ्योरम, आठवां लॉगरिथम, नौवां वेक्टर्स। तो ये 9 टॉपिक्स अपन देखेंगे इस चैप्टर्स में, और इनसे कहीं ना कहीं पूरी फिजिक्स में ये कंसेप्ट या ये टॉपिक्स यूज होंगे। तो वन बाई वन इनको समझ लेते हैं। पहला टॉपिक में मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन इनके एंगल वगैरह देखे जाते हैं। तो आपको 90 तक की जो वैल्यू है वो रटी हुई होना चाहिए, और 90 के ऊपर की वैल्यू कैसे रटना है मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और 0 से 90 तक की वैल्यू आप फिल करेंगे। मैं फिल करके दे देता हूँ यहाँ पर। साइन का 0 में 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस का 0 में 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी सर 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0, टेन का 0 में 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 होता है 1, कॉस टेन 60 की वैल्यू √3 हो जाती है, और टेन 90 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, अब 90 से ऊपर की वैल्यू कैसे याद करेंगे? यहाँ पर आप एक मिरर मार लेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू कॉपी करना है। 60 की वैल्यू 120 के बराबर, 45 की वैल्यू 135 के बराबर, और 30 की वैल्यू 150। ये एग्जैक्ट वैल्यू कॉपी होती चली जाएंगी। यहाँ मिरर मान के जस्ट कॉपी कर देंगे, और साइन और कॉस में याद रखेंगे कि माइनस का साइन आता है। माइनस का साइन क्यों आता है ये अपन साइन कन्वेंशन से समझेंगे, क्यों माइनस का साइन आता है। 90 के ऊपर जाने पर साइन और कॉस, वो कॉस और टेन में, साइन में कोई माइनस नहीं आएगा, कॉस और टेन में माइनस आता है, ये याद कर लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू अपन रखना स्टार्ट करते हैं। साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू √3/2। साइन 135 की वैल्यू साइन 45 के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, कॉस 120 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर होगी, लेकिन माइनस के साइन के साथ, तो माइनस 1/2, माइनस का 1/√2, माइनस का √3/2 एंड माइनस का 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ये रट लेंगे आप यहाँ से। और 10 की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस का √3 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1/√3 एंड 0। ये वैल्यू 10 के अपन ने पुट कर दी। तो आगे की वैल्यू कैसे याद करेंगे? 90 से ऊपर की वैल्यू मिरर मान के 60 को 120 से कंपेयर करेंगे, 45 को 135 से कंपेयर कराएंगे, और 30 की वैल्यू 150 की एग्जैक्ट कॉपी होगी माइनस साइन के साथ कॉस और टेन में। ठीक है, अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, लाल बटे का। ये क्या ट्रिक है इसको समझते हैं। आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया जाएगा, यहाँ पर थीटा एंगल होगा, और आपसे पूछेगा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू बता दीजिए। तो ये याद करने का क्या तरीका है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो ये इस ट्रिक से याद करेंगे लाल बटे का। जो लाल बटे कक्का में जो पहला कंपार्टमेंट है वो साइन का है, दूसरा जो कंपार्टमेंट है वो कॉस का है, और तीसरा जो कंपार्टमेंट है वो अपना टेन का है। ठीक है, अब लाल और कक्का में ये LAK क्या है इसको समझ लेते हैं। तो L फॉर है लंब, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। A फॉर है आधार, इसको इंग्लिश में बेस बोला जाता है। और K फॉर है कर्ण, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। इनको अपना डायग्राम में समझ लेते हैं। तो ये रहा कर्ण, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। ये वाली जो आर्म है, अच्छा ट्राइंगल की जो ये वाली आर्म है इसको लंब बोला जाता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और ये वाली जो आर्म है इसको आधार बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है। अब साइन की वैल्यू क्या हुई? लंब बटे आधार, ओके। और कॉस की वैल्यू क्या हुई? आधार बटे कर्ण, ओके। लंब बटे कर्ण हुई, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण होगी। क्यों? क्योंकि ये पहले कंपार्टमेंट लंब बटे कर्ण है, दूसरे में आधार बटे कर्ण, तीसरा कंपार्टमेंट है L बटे A या लंब बटे आधार। तो ये हो गया सर लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे कर्ण। ये इनकी वैल्यू आ गई। अब जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी, आधार मान लिया 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, तो इनकी वैल्यू अपन इजीली यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी ट्रिक है, थोड़ा वल्गर ट्रिक है, इसको समझते हैं ये क्या है। तो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे निकालेंगे। इन्होंने जो अपना हाइपोटेनस था उसको H से रिप्रेजेंट किया है, जो आधार था उसको A से रिप्रेजेंट किया है, जो अपना लंब था उसको O से या
ऑर्थोगोनल एंगल है तो उसे रिप्रेजेंट किया है। हालांकि जिसको ट्रिक याद करना है तो कर लेगा, नहीं तो मैं तो चाहूँगा आप इस वाली ट्रिक से जाएं। एक ही ट्रिक है सर, ऊ आ ओ आ, तो मतलब ये वायरल ट्रिक भी है कह सकते हैं। साइन थीटा ऊ आ ओ आ, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एच ओ बाई एच, और कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू ओ बाई ए। तो ऊ आ ओ, तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आई ये ट्रिक, जो भी थी तो मेरी नज़र में थी तो मैंने बता दी। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर जो अपन ने पीछे कंसेप्ट सीखा है ना लाल बटे कक्का का, उसको यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पर उसको कैसे अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल 53 दिया हुआ आपको, साइन 53, कॉस 53, टेन 53, ऐसी वैल्यू आपसे पूछी जाती हैं। नीचे भी सेम तरीका है और सेम वैल्यू आपसे पूछी गई है, एंगल बस चेंज किया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा इसको करने की ट्रिक है। साइन 53 मैंने आपको बताया था, आप कहीं ट्रिक लिख लेंगे इसको, एक मिनट मैं बाद में इरेज कर दूंगा। चलो यहाँ पर आपने ट्रिक लिख ली, एल बटे के ए। अब पहला वाला कंपार्टमेंट साइन का है, दूसरा कॉस का है, तीसरा टेन का है। साइन इज इक्वल टू एल बाई के, तो हमने फटाक से लिख लिया सर एल बाई के। अब एल यहाँ अच्छा, अब एल और के यहाँ कितना होगा, तो इसको भी याद करने की एक ट्रिक है। इस जैसे एंगल 53 है, 53 के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है 4, आधार हो जाता है 3 और ये 5, इसको अपन लिख लेते हैं। 53 के सामने आता है 4, कर्ण जो होता है वो 5, जो अपना हाइपोटेनस होता है वो पेटेंट होता है 5 ही होगा। यहाँ पर भी आप 5 लिख लेंगे, ये इसका पेटेंट है। पेटेंट मतलब कर्ण मतलब 5, 5 मतलब कर्ण, इस तरह के कुछ एंगल में, ठीक है। अब 53 के सामने आएगा 4 और बेस में आ जाएगा 3, और 37 के सामने आएगा 3, बेस में आ जाएगा 4, ठीक है। ये इसकी ट्रिक थी। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, 53 के सामने क्या होगा और 37 के सामने क्या होगा, तो वो 37 छोटा एंगल है, उसके सामने छोटा अंक आएगा, और 53 एक बड़ा एंगल है, बड़े के सामने बड़ा अंक आया 4। 3 से बड़ा 4 होता है, तो 4 यहाँ पर आया 53 के सामने, 37 के सामने 3 आया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं कॉस 53 की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण, और टेन 53 की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो लंब की जो वैल्यू है वो है सर 4, और आधार वो कर्ण की जो वैल्यू है वो है 5, दिस वन इज 5, ओके। अच्छा, अब आधार क्या है, आधार है 3 और कर्ण है 5, ओके। लंब क्या है, लंब है 4 और आधार है 3। तो ये वैल्यू आपकी साइन 53, कॉस 53 एंड टेन 53 की आपने लाल बटे कक्का की ट्रिक से निकाल दी, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाली वैल्यू निकालते हैं। अब साइन 53, लंब कितना है, लंब है सर 3 और कर्ण कितना है 5, कॉस 53, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। अच्छा, अब टेन 37, ये 37 की निकाल लें हम, 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 लंब बटे आधार। तो आपने देखा किस तरह से अपने ईजी ट्रिक से ये वैल्यू आराम से निकाल दी, ये सॉल्व हो गया। अभी अपन नेक्स्ट एक ट्रिक देखते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको किस तरह से एंगल फाइंड करते हैं। एक बार इसको समरी में बता देता हूँ। इस तरह का कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा, यहाँ पर 53 का एंगल होगा, 53 के सामने नंबर 4 आता है और 37 के सामने नंबर 3 आता है। ये वाला जो है कर्ण जो है हमेशा 5 ही आएगा ऊपर वाली, ये जो हाइपोटेनस रहता है ये हमेशा 5 रहता है, जो आधार होता है बेस वो हमेशा 4 नहीं होता, कर्ण हमेशा 5 होगा। ये दो वैल्यू आपस में वेरी होती रहती हैं एंगल के हिसाब से। यहाँ 53 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 37 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्क। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको अपन रटेंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको सिद्ध करने के लिए ये थीटा हो गया, ये आर्क हो गई, ये रेडियस होगी। इसको सिद्ध करने के लिए अपन यहाँ देखते हैं, इसका थीटा हमने देखा कि 360 डिग्री ये घूम चुका है। आप यहाँ से देखें, यहाँ से 360 डिग्री ये घूम चुका है। अब इसमें थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला लगा के देखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क कितना घूम गया सर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक मिनट सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आ गया, मतलब ये 2πr परिधि पूरा इसने एक राउंड ले लिया है, तो विच इज इक्वल टू आर्क हो जाएगी 2πr, रेडियस अपॉन आर हो गया, आर से आर कट गया, एंगल आएगा 2π विच इज इक्वल टू 360। भाई पाई होता है 180, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा 360 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर हमने देख लिया ये एंगल कितना घूम चुका है, पूरा एंगल घूम चुका है, मतलब 360 डिग्री घूम चुका है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा, टेन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सर इसका सीधा सीधा है, यदि थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर आ जाएगी, कॉस थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण वो 0 कंसीडर कर लेता है इस वैल्यू को, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 दे देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे साइन 5 है, एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है, साइन 5 की वैल्यू 5 आ जाएगी, टेन 5 की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, लेकिन कॉस 5 जो कॉस होगा वो 5 को 0 कंसीडर कर लेगा, 0 कंसीडर करेगा तो कॉस की 0 में वैल्यू आती है 1। 5 को 0 कंसीडर कर लिया उसने और उसने कॉस 5 की वैल्यू 1 दे दी। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। इसमें पहला जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी कुछ वेरिएशन है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप रट लेंगे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपके 2D मोशन में जो रेंज का फार्मूला है वहाँ पर जाकर यूज होगा। अच्छा, तो इसको रट लेंगे आप, दो फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके फार्मूले आपको लिख के दिखा दूंगा यहाँ पर। साइन ए प्लस बी साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। ओके, कॉस ई प्लस बी कॉस इंटू कॉस बी प्लस की जगह माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस ई माइनस बी कॉस इंटू कॉस बी माइनस की जगह प्लस साइन इंटू साइन बी। अब चलो जल्दी से इनको याद करने की ट्रिक समझ लो। देखो साइन का जो फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी चाहे साइन ए माइनस बी, उसमें प्लस की जगह प्लस रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा। ठीक है, इसकी पहले कंपार्टमेंट में साइन और कॉस दोनों आएंगे और दूसरे कंपार्टमेंट में भी साइन और कॉस दोनों आएंगे। ठीक है, लेकिन कॉस में क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और पहले कंपार्टमेंट केवल कॉस रहेगा, दूसरे कंपार्टमेंट केवल साइन रहेगा। ये इसकी याद करने की ट्रिक थी। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब नीचे एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब इसको निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, आपको निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा। आप फटाक से यहाँ पर ट्रिक लिख लो, एल ए एल बटे के ए। कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। कैसे निकाली सर, पहला साइन कंपार्टमेंट, दूसरा कॉस कंपार्टमेंट, तीसरा टेन कंपार्टमेंट। टेन की वैल्यू होती है सर लंब बटे आधार। ठीक है, अच्छा अब साइन यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट मैंने यहाँ वैल्यू रख ली, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये कितना होता है, ये लंब बटे कर्ण होता है। अब एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये थीटा हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है सर, लंब यहाँ पर 4 है, कर्ण हो गया 5, तो ऑब्वियस सी बात ये 3 होगा। और ये एंगल कितना होगा सर, ये 53 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 के सामने एंगल 53, यहाँ पर अगर 3 होता तो उसके सामने एंगल 37 हो जाता। पीछे ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, अब एंगल हमें निकालना नहीं है, हमें केवल वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज चाहिए है तो आप अपन आराम से निकाल लेंगे। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 कॉस की वैल्यू आ गई। और टेन थीटा लंब है 4 और आधार है 3, तो 4/3 इसकी वैल्यू हो गई। ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है 3/5 4/3, 3/5 4/3, ये आ गया हमारा आंसर थर्ड। दिस वन इज अवर आंसर थर्ड। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर है सर साइन कन्वेंशन। अब मैंने आपको पहले ये समझाया था, कहाँ पर, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो 90 के ऊपर की वैल्यू है कॉस और टेन में नेगेटिव साइन क्यों आया है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा अभी साइन कन्वेंशन से। अच्छा, साइन कन्वेंशन में डायरेक्ट ट्रिक याद रखेंगे अपन, ऑल साइन टेन कॉस। पहला कंपार्टमेंट जो होगा वो आल का होगा, दूसरा कंपार्टमेंट साइन का होगा, तीसरा कंपार्टमेंट टेन का होगा, चौथा कंपार्टमेंट होगा कॉस का। ठीक है, अब इसमें एक नीचे कुछ लिखा हुआ है, अभी आप इसको भूल जाओ। ये तो इस तरह से एंगल चलते हैं भैया, ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुए 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 बना, फिर ये 180, ये 270, ये इतना पता होगा आपको, ऑल साइन 10 कॉस। अब यहाँ पर आ जाओ, नीचे क्या लिखा हुआ है, यदि एंगल 90 और 270 होता है, 90 एंड 270 जब एंगल होता है तो साइन का हो जाता है सर कॉस का हो जाता है चेंज होकर साइन, और 10 का हो जाता है चेंज होकर कॉट। यहाँ तक समझ में आया। जब एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री होता है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। यहाँ लिख दो सर नो चेंज, या आप यहाँ पर सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कहाँ पर होगा, 90 एंड 270 में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब फॉर्मूले से समझ लेते हैं किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से साइन चेंज होते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, पहला कंपार्टमेंट क्या है, ये आपने उसने बोला साइन 90 माइनस थीटा, 90 ये रहा, माइनस थीटा मतलब आपकी जो वैल्यू है यहाँ कहीं लाई करेगी 0 से लेकर 90 के बीच में। अब 0 से लेकर जब 90 के बीच में लाई कर रही है तो जो पहला कंपार्टमेंट वो सभी लोगों का है ऑल, तो इसमें साइन सभी लोगों के लिए पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पॉजिटिव ले लो क्योंकि साइन 90 माइनस है। ठीक है, अब 90 के साथ साइन आया है तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दूसरे समझते साइन 90 प्लस समझते हैं, ये 90 प्लस हुआ तो यहाँ गया। अब आप 90 से 180 के बीच में वेरी कर रहे हैं और ये घर किसका है, ये साइन का घर है, तो केवल साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 10 और कॉस की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी। अच्छा, अब साइन 90 प्लस गए तो वैल्यू केवल साइन की पॉजिटिव आनी है, तो ये साइन ही है तो यहाँ आ गई पॉजिटिव, और 90 है तो साइन की जगह आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ओके। आप देखते हैं सर cos 90 माइनस थीटा, आप यहाँ पर हैं, माइनस आए तो पहले कंपार्टमेंट आ गए, तो पहले कंपार्टमेंट में सभी कोई पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 90 है, cos 90 में चेंज हो जाता है तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर cos 90 में चेंज हो जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन 90 प्लस
अब यहाँ पर 90 प्लस है, ये 90 रहा प्लस यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पर कहीं आप आ जाओगे तो क्या होगा उस सिनेरियो में, साइन के घर में जा चुके हो आप, जब साइन के घर में घुस जाओगे तो वो आपको नेगेटिव कर देगा, उसने नेगेटिव कर दिया। अपने घर में क्वेश्चन रहता है, दूसरे के घर में घुसोगे तो वो आपका साइन चेंज कर देगा, ये आपको अपनी माइंड में दिमाग में बैठा नहीं बात। अब 10 देख लेते हैं, 10 90 माइनस, ये तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ गया, तो यहाँ साइन हो जाएगा पॉजिटिव और 10 चेंज होकर कॉट हो जाता है, कॉट थीटा आ गया, ठीक है। अब 10 90 प्लस में साइन के घर में घुस गया, कहाँ गया 90 प्लस में, कहाँ चला गया साइन के घर में, तो ये माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, 180 और 360 में, तो साइन का साइन रहेगा, ये हमने साइन थीटा लिख दिया। अब जी किसके घर में जा रहा है 180 माइनस थीटा, ये रहा 180 माइनस थीटा, मतलब अपने ही घर में जा रहा है, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा, 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती, ये साइन थीटा हो गया। अच्छा, प्लस थीटा थोड़ा सा ये दूसरे के घर में चला गया, किसके घर में 10 के घर में, जैसे ही 180 प्लस हुआ ये 10 के घर में चला गया और 10 इसका साइन जो है 10 इसको उल्टा कर देगा। अब दूसरे के घर में घुसोगे तो ऑब्वियस बात है वो आपको उल्टा कर देगा, तो यहाँ उसने नेगेटिव साइन लगा दिया। इसी प्रकार से cos 180 माइनस थीटा, अब यहाँ पर 180 में चाहे आप ये पीछे की तरफ जाओ चाहे आगे की तरफ जाओ, cos का कोई घर है ही नहीं, तो दोनों में नेगेटिव साइन आना है। cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा और कौन 180 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है। अब 10 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब साइन के घर में घुस गए, ये आपको उल्टा कर देगा, तो माइनस का 10 थीटा लिख दो यहाँ पर। 180 प्लस थीटा मतलब अपने ही घर में जा रहा है, तो ये प्लस का 10 थीटा हो जाएगा। अब आपने देखा कहीं पे भी वैल्यू चेंज नहीं हुई, 180 के साथ कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, साइन का साइन रहा, कॉस का कॉस रहा, लेकिन साइन में चेंज आया है। साइन मतलब ये जो प्लस माइनस के जो साइन है उसमें चेंज आया है, ठीक है। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आया होगी, किस तरह से ऑल साइन टेन कॉस कौन सा कंपार्टमेंट किसको बिलोंग करता है, और यदि दूसरे के घर में जाएंगे वो आपको उल्टा कर देगा, नेगेटिव साइन लगा देगा। ये सब आपको ट्रिक समझ में आई होगी। 90 और 270 में वैल्यू चेंज होती है, 180 360 में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई के प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाई टू आई के प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ओहो, ये बात पकड़ो सर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, क्या किस वैल्यू पर टी की ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे। अब आपको मैंने अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट एक कंसेप्ट लगेगा। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। क्यों आता है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस जीरो जब रखोगे आप, क्यों सॉरी कॉस 90 जब रखोगे, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, दो वेक्टर ऐसे 90 डिग्री पर हैं, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। अब जब कॉस थीटा की वैल्यू आप कॉस 90 रखोगे तो जो हो जाएगा ओवरऑल जीरो वैल्यू। तो दो जो वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जब वो 90 डिग्री पर होते हैं तो वो जीरो आता है। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगना है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। हालांकि इस क्वेश्चन को डॉट प्रोडक्ट के बाद लेना चाहिए, लेकिन इसमें एक फार्मूला लगेगा, और तो वो फार्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इफ वेक्टर ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना, आर फंक्शन ऑफ टाइम है, द वैल्यू ऑफ टी चाहिए एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन करने का तरीका समझो, जहाँ भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए ऑर्थोगोनल, तो सबसे पहले आपको सोचना है डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए बी, दोनों ऑर्थोगोनल है, मतलब थीटा 90 डिग्री हो दोनों के बीच में, 90 डिग्री थीटा होने के कारण जी वैल्यू जीरो हो गई। तो हमारा निकल कर आया सॉल्यूशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू है कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। अच्छा, मल्टीप्लाई हुआ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर लिख लो आप दूसरा वेक्टर कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप, ठीक है। इतना समझ में आया। जब ये डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स का, उसमें आई की संख्या आई के साथ और जे की संख्या जे के साथ मल्टीप्लाई होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं समझा दूंगा तो ये वाला क्वेश्चन एक बार और सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब आई की संख्या को आई के साथ, ये रहा आई, यहाँ पर रहा आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा जे, ये रहा जे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का यही रूल होता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई कॉस ओमेगा टी बाई टू, ठीक है, प्लस, और जब डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई होता है तो ये जो डायरेक्शन है ये किल हो जाती है। किल मतलब ये खत्म हो गई, तो आपको आंसर में कहीं डायरेक्शन नहीं दिखेगी। साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी बाई टू। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, ये उस फॉर्मूले से आप मैच करिए कि यहाँ जो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया है ना पीछे, दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, ये देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा कोई फार्मूला है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू जीरो,
इक्वल टू जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहाँ से आया ना, ये जीरो था इक्वल में, यहाँ पर भी इक्वल जीरो होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर निकल कर आ गया कॉस ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आया। ठीक है, अब कॉस थीटा, इसको मान लें अगर हम थीटा है, ये मान लो कि ये ओवरऑल ये वैल्यू थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा कितना निकल कर आ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो थीटा 90 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 90। अब थीटा मैंने क्या माना था? ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पर आ जाते हैं ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। 90 को पाई बाई टू लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, टी इज इक्वल टू हो गया पाई बाई ओमेगा। ये हमारा आंसर रहा। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसमें 2 कंसेप्ट लगने थे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, नीट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें पहला जो कंसेप्ट लगना था वो डॉट प्रोडक्ट का लगना था। 2 वेक्टर जब ऑर्थोगोनल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। पहला कंसेप्ट ये था। दूसरा कंसेप्ट आपको फॉर्मूला पहचानना था। ठीक है, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एंगल कन्वर्जन लिखा हुआ है, कन्वर्ट करो एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड कन्वर्ट करो एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। चल इसको एक एक करके समझ लेते हैं, ये किस तरह से सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक होती है। यदि आपको रेडियन टू डिग्री बोल रहा है तो आप लिख लो पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको 180 बाई पाई। और यहाँ पर आ जाओ, इस साइड 30 डिग्री बोल रहा है तो इसको सर पाई बाई 180 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ 180 बाई पाई है, यहाँ पाई बाई 180 है, तो कहाँ पर 180 बाई पाई करना है और कहाँ पर पाई बाई 180 करना है। तो ये आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा। आपने क्वेश्चन में देखा कि पाई बाई 4 है, मतलब पाई ऑलरेडी है, हमें पाई को काटना पड़ेगा तभी आंसर जाकर डिग्री में आएगा। तो पाई को काटने के लिए ऑब्वियसली बात है पाई नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर पाई है, ये कट जाएंगे और ये 4 से इसको काट दोगे तो आंसर हमारा डिग्री में आ जाएगा। और उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे ऑलरेडी क्वेश्चन डिग्री में है, हमें रेडियन में चाहिए, तो हमें आंसर में पाई चाहिए होगा। आंसर में जब पाई चाहिए होगा तो पाई को ऊपर रखेंगे, 180 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर पाई बाई से किस तरह से आ जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। बहुत इजी है, इसको अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा सर 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 45 डिग्री। पाई बाई 6 क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई। ठीक है, ये हो गया सर 30 डिग्री। अच्छा, इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक और होती है। आप पाई को 180 मान लीजिए, ये जो पाई दिया हुआ है असल में इसकी वैल्यू 180 ही होती है। इसको आप 180 मान के सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पाई को मैंने 180 माना, डिवाइड बाई 3, 3 18 और 120 डिग्री। अच्छा, अब इसको सर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि अपन ने सही किया। तो मान लो कि ये 2 पाई बाई 3 था, मैंने सर 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 18 और 60 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। 4 इंटू 180 अपन 3, 3 18, 6 चौके 24, 240 डिग्री हमारा आंसर रहा। पाई को 180 माना, डिवाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू 20 डिग्री हमारा आंसर रहा। अभी अपन आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180, 36 18 विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, ये इसका आंसर आ गया। 90 इंटू पाई बाई 180, 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। पाई बाई 2 इसका आंसर आ गया। 120 इंटू पाई बाई 180, ओके, और 6 दूनी 12, 0 से 0 उड़ा दिया, 36 18। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2 पाई बाई 3। 150 को देख लेते हैं सर। 150 इंटू पाई बाई 180, 3 5 15, 3 6 18 विच इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। 180 इंटू, ये तो पाई ही निकल के आना चाहिए और ये पाई ही निकल कर आया। ये सारी वैल्यू रेडियन में है, ये सारी वैल्यू रेडियन की है, ये डिग्री में हो गई। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट करो एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। फटाक से इसको कन्वर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसमें दिया हुआ है 2 1 10 डिग्री में है ये, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से एक जीरो से पहले एक जीरो उड़ा दो, 7 21, सॉरी 7 से नहीं कटेगा ये, 3 21 करो, इसको 3 से काटो, ये हो गया सर 3 21 और 3 18 विच इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ठीक है, दूसरा आंसर उठा लेते हैं। 315 डिग्री है, इसको अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, अब इसको जब काटेंगे तो किससे? 3 से काटें क्या? चलो भाई 3 से काट लेते हैं। 3 कम 3, 3 5 15, 105 बार गया। 3 6 18, ये 60 बार गया। अब इसको फिर से 3 से काटते हैं तो 3 3 9, 3 5 15, 30 3 90, 5 3 15। ठीक है, 105 और 3 दूनी 6, ये 20 बार गया। अब ये 5 से कट रहा है क्या? 5 7 35, 5 चौके 20 विच इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। ये हमारा आंसर है। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या? 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 हमारा आंसर रहा फर्स्ट। जो कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर अगेन एक प्यारा सा क्वेश्चन, कन्वर्ट करो एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। ओके, ये रेडियन में दिया हुआ है, ये तो इजी होता है।
पहला देख लेते हैं, पाई को मान लो सर 180 डिवाइड बाई 6, 36 18 और 5 थी 15, ये 150 डिग्री आपका आंसर आ गया। बी देख लेते हैं, 4 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 छंग 18, 6 चौके 24, मतलब 240 डिग्री। ऐसा कोई आंसर है क्या? 150 240 150 240। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। और डिफरेंशिएशन में कुछ अपन को रूल पढ़ने होते हैं। असल में डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है कि कोई बड़ी रॉड है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, वो डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है। मान लिया कोई छोटा टुकड़ा है, उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के अपन ने बड़ी रॉड बना दी, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। ये बेसिक कंसेप्ट था। अब अपन समझते हैं इसके क्या रूल होते हैं। तो पहला रूल लिखा है, इफ वाई इज कांस्टेंट देन डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा? जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 आएगा। अब इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे कि y इक्वल टू 10 था, अब ये 10 है, इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में या पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों आ जाएगी 0? क्योंकि इसका आगे पीछे कुछ नहीं है। यही इंटीग्रेशन होता तो 10 का इंटीग्रेशन निकल कर आता 10x और डिफरेंशिएशन आ गया 0। तो ये कंपैरिजन करके आपको पढ़ोगे जब आप, तो बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को याद रखना। दूसरा रूल जो है कि इफ़ y इक्वल टू एक्स की पावर n, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इसको समझेंगे। जो पावर होती है ना असल में ऊपर, वो उचक कर नीचे आती है, तो इसको नीचे रख लेंगे, नीचे आ गया, और एक इसमें माइनस कर देंगे। तो ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है। पावर उचक कर नीचे आई और जो भी पावर थी उसमें एक घटा देंगे, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का सेकंड नंबर का रूल। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 10t की पावर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, ये 10 लिखा, जो पावर थी उचक के नीचे आ गई और इसमें 3 माइनस 1 कर दिया, तो ओवरऑल आंसर निकल कर आ जाएगा 30t²। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 30t² इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड रूल डिफरेंशिएशन का समझेंगे कि y इक्वल टू रूट एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? रूट एक्स का मतलब y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है। इसको समझ लेते हैं। तो 1/2 तो नीचे आ गया। अब 1/2 माइनस 1 करेंगे ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया सर 1/2, तो एज सच रहा, ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि आधे में से जब एक घटाओगे तो आधा बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस का आधा होने के कारण ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा x 1/2, और x नीचे आ गया तो x की पावर 1/2 हो गया, विच इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप के सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब चौथा रूल समझते हैं। चौथे रूल में क्या है कि एडिशन है। चौथा रूल, y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 4 दिया हुआ है, उसने कहा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इनको इंडिविजुअल को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे। तो पहली जो वैल्यू है वो x² है, जिसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। और जो दूसरी वैल्यू है वो x³ है, जिसका 3x² हो जाएगा। तीसरी वैल्यू कांस्टेंट है, जिसका 0 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन लगा दिया हमने एडिशन में। अच्छा, साइन कॉस टेन का डिफरेंशिएशन समझ लो। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस का, सॉरी प्लस का, यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस का cos x। ये रटना है आपको। साइन का डिफरेंशिएशन प्लस का cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, और 10x का डिफरेंशिएशन sec² x। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। छठवां रूल जो है y इज इक्वल टू log x बेस e, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सर इसका डिफरेंशिएशन अपन को सीधे रटना है। जो log x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और जो 1/x होता है सर उसका इंटीग्रेशन होता है log x। ये अपन इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझा दूंगा किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। जो 7वें नंबर का रूल है वो मल्टीप्लिकेशन रूल है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा y इज इक्वल टू u इंटू वी। ये कोई क्वांटिटी हो सकती है, ये कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, और आपको डिफरेंशिएशन करने को बोल देगा। तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, पहले u को कॉमन ले लो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस v को कॉमन ले लो, u का डिफरेंशिएशन कर दो। ये इसका रूल होता है। तो ये आप इसको रट लेंगे। अच्छा, डिवीजन समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू u बाई वी दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले नीचे वाले को कॉमन ले लो, डी वाई डी एक्स, प्लस अभी ऊपर वाले को कॉमन लो, एक मिनट, u को कॉमन लो, डी वी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, और नीचे v² लिख दो बिना किसी को बताएं। इसमें मैंने क्या किया, u बाई वी था, पहले नीचे वाले को कॉमन लेके ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि ऊपर वाले को जल्दी थी। फिर मैंने प्लस का साइन लगाया। अभी मैंने ऊपर वाले को कॉमन लिया क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, डिवाइड बाई v²। डिवीजन में v² आता है, नीचे जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी e की पावर x है, ये बहुत बिंदास बंदा है। बिंदास बंदे का मतलब इसका चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, इसको डैश कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। y इज इक्वल टू e की पावर x, उसको डिफरेंशिएट करा तो भी e की पावर x ही रहा, ठीक है। इसको भी रट लेंगे, इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। एक मिनट,
ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो अपन देख लेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो इनको भी देख लेंगे। डबल डिफरेंशिएशन समझो यार, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आ गया। तो भाई जैसे कि वैल्यू y थी, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो y के रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन, और डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएट था, उसके रिस्पेक्ट में सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी y इक्वल टू एक्स की पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको यदि मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, आपको डिफरेंशिएशन का रूल पता है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम होकर ऊपर चढ़ जाएगा 3x स्क्वायर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना रहता है। अब चेन रूल समझ लो, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। अपन को इसमें सॉल्व करने की सीधी ट्रिक है कि जो भी इस कोष्ठक के अंदर है या इस ब्रैकेट के अंदर है उसको अपन x मान लेंगे। इसको x माना तो ओवरऑल अब ये क्या बन गया, साइन एक्स। साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स लिख दो, और x की वैल्यू हमने मानी थी एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो अंदर वाला है, कोष्ठक के अंदर वाला, जो ब्रैकेट के अंदर वाला है, उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x आ जाएगा। इसको करके देखते हैं। जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, अंदर की वैल्यू को मैंने x माना तो ये हो जाएगा सर कॉस, एक मिनट, इसको वाइट पेन से करते हैं, ये हो गया सर कॉस एक्स स्क्वायर। अब जो अंदर था उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर 2x। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग समथिंग को मान लो x, लॉग समथिंग को माना x, तो log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है सर 1/x। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है log x को डिफरेंशिएट करते हैं 1/x आता है, तो इसको हमने कहा 1/x लिख दो। x को क्या माना, 2x स्क्वायर प्लस 4 माना, तो उसको लिख दो। अब जो अंदर है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 4x हो गया प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई कर गया। ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4, ये ओवरऑल आंसर आ गया। अभी अपन मूव करते हैं सर नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा लिखा हुआ है, ये क्या होता है सर, ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यूज़ होती हैं, इसमें डबल डिफरेंशिएशन यूज होता है। करने की स्टेप समझ लो। पहले स्टेप में क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में उसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो आपने इक्वेशन डिफरेंशिएट की है उसको 0 से इक्वेट करा देंगे, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू मिलने के बाद तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन डबल डिफरेंशिएटेड इक्वेशन। जब आपने डबल डिफरेंशिएटेड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट की तो जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो मिनिमा, और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा। थोड़ा सा उल्टा है, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तभी समझ में आएगा ये स्टेप्स, नहीं तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में, ये इक्वेशन दी हुई है। पहला स्टेप क्या है, इसको डिफरेंशिएट करने का। तो हमने इक्वेशन को फटाक से डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, 3x स्क्वायर माइनस का 6x, ये 0 हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में क्या है, 0 से इक्वेट कराना था, ये देखो, ठीक है। और x की वैल्यू फाइंड करनी थी। 0 से इक्वेट कराए तो 3x को मैंने कॉमन लिया, x माइनस 2, 0 तो कुछ बनेगा नहीं, इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0 बना, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, और x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ गए। तो x की दो वैल्यू फाइंड हो गई, एक x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। अब इस x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तीसरे स्टेप में क्या करना था, इस x की वैल्यू को पुट करना था डबल डिफरेंशिएटेड इक्वेशन में। देख लो सर, ये लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा इसका डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये डबल डिफरेंशिएशन किया इसका। इसमें डबल डिफरेंशिएशन करने पर क्या निकल कर आएगा, 6x माइनस का 6, ओके। पहले अपन x इज इक्वल टू ये 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 0 माइनस का 6 विच इज इक्वल टू 0 माइनस 6। यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आई वो -6 आई, किसकी, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 2 है तो इसमें क्या पुट करेंगे, 6 इंटू 2 माइनस का 6, 12 माइनस का 6 विच इज इक्वल टू प्लस का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। x की वैल्यू 2 रखने पर क्या आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। x की वैल्यू 0 रखने पर क्या आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर देखो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा होगा, तो x की वैल्यू 2 रखने पर मिनिमा होगा। क्यों, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। उसी प्रकार डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो x उस वैल्यू पर मैक्सिमा होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है तो x की 0 वैल्यू पर मैक्सिमा होगा। तो किस वैल्यू पर आपको मैक्सिमा होगा, किस में मिनिमा होगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं y इज इक्वल टू 5 cos 3x देन डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हमने कहा कोई बात नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी, 5 तो कांस्टेंट है। अच्छा, cos 3x की जो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू होगी माइनस का साइन 3x हो जाएगी, जो अंदर 3x है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार 3 और आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आंसर निकल कर आएगा वो 5 3 15 माइनस का 15 साइन 3x निकल कर आएगा। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या? माइनस का 15 साइन 3x ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके देन डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमने कहा यार पहले एक बार डिफ्रेंशिएट तो कर लें। जब हमने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सर कॉस एक्स, प्लस कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ओके हमने कहा इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको खोल लो, इसको खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का हो जाएगा सर माइनस का कॉस एक्स और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, वो भी प्लस का। तो ओवरऑल जो आंसर आ गया माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। ऐसा कोई आंसर हमें दिख रहा है क्या? माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स माइनस का साइन तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसने कॉमन लिया हुआ है। अब नन ऑफ दिस करके बहुत से यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे इस आंसर मार के, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी रहती है ना। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ये ओवरऑल ये प्लस हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा आंसर मैच कर जाएगा। हमारा आंसर आ गया है सेकंड, माइनस कॉमन लेने के बाद साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमारा आंसर निकल कर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एस इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 6 टी स्क्वायर देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली। ओके, अच्छा सर पोजीशन दी हुई है और वेलोसिटी पूछा है। आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो शायद पढ़ लिया है ना, लेकिन एक कंसेप्ट आप 1D मोशन में और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि जो वेलोसिटी होती है वो पोजीशन का डिफरेंशिएट करने पे मिलती है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 ऊपर उतर के नीचे आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 12 ये होगा डिफरेंशिएशन। अब उसने टी की कुछ वैल्यू दी हुई हमको, टी इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू 5 पर हमें वेलोसिटीज चाहिए। तो हमने कहा पहले टी इज इक्वल टू 2 पर निकाल लेते हैं, फिर टी इज इक्वल टू हम 5 पर निकाल लेंगे। अच्छा, टी की वैल्यू 2 पुट करने पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 12 इंटू 2 और टी की वैल्यू 5 पुट करने पर 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस का 12 इंटू 5। ओके, तो ये हो गया 3 इंटू 2 दूनी 4 माइनस का 12 दूनी 24। तो जो हमारी वेलोसिटी निकल कर आई यहाँ पर 4 12 माइनस का 24 विच इज इक्वल टू माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या निकल कर आएगी 3 इंटू 25 माइनस का 12 पंजे 60 विच इज इक्वल टू 25 75 माइनस का 60 विच इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या? माइनस का 12 प्लस का 15 माइनस का 12 9 माइनस का 12 प्लस का 15 यस, माइनस का 12 प्लस का 15, ये हमारी डिफरेंट वेलोसिटीज आ गई डिफरेंट टाइम पर। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, इंटीग्रेशन मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक छोटी टुकड़े थे, इन टुकड़ों को मिलाकर हमने कोई बड़ी रॉड बना दी, छोटे टुकड़ों से मिलाकर बड़ी रॉड बना दी, ये इंटीग्रेशन कहलाता है। और बड़ी रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। जो पहला रूल है एक्स की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें पावर उचक के आगे नहीं आती। इसमें क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन ओवरऑल जो भी वैल्यू बनी है उसको नीचे रख देंगे। जो एन था उसमें एक जोड़ा, ओवरऑल जो भी वैल्यू बनी उसको नीचे पुट कर दिया। तो ये इसका रूल होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का रूल। नंबर 2 देखते हैं सर, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो रूट एक्स की वैल्यू असल में होती है एक्स की पावर 1/2। जब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 में एक जोड़ेंगे, डिवाइड बाई जो भी वैल्यू आएगी आधा प्लस 1 आ जाएगा 3/2, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आएगी 2/3 एक्स की पावर 3/2। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, 1/x स्क्वायर है तो असल में एक्स स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा ऊपर जाने पर। अब अपन रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। रूल के अकॉर्डिंग ये बात हुई थी एक्स की पावर -2 प्लस 1, ओवरऑल जो भी वैल्यू बनेगी उसको यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ -1 वैल्यू बन रही है, तो माइनस आगे आ गया साइन और 1/x हो गया। जब कुछ नहीं होता ना,
देखो यहाँ पर कुछ है क्या, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और डिफरेंशिएशन जीरो आ जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाता है। जो भी कांस्टेंट होगा उसका इंटीग्रेशन एक्स जुड़ जाएगा। जैसे कांस्टेंट 5 है, इसका इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा, एक्स ऐड हो जाता है उसमें। ये रटने की चीज़ें होती हैं सारी। जब बिल्कुल सन्नाटा होगा उसका इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, और एक्स की पावर -1। अब यहाँ पर थोड़ा देखो, यहाँ पर गौर फरमाओ आप। गौर फरमाने वाली बात क्या है, यहाँ पर एक्स की पावर -1 दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हमने कहा करके देख लेते हैं। एक्स की पावर -1 + 1। अब यहाँ पर मुझे डाउट हुआ यार, -1 + 1 तो जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब खतरा। इस तरह से तो नहीं कर सकते। -1 + 1 यहाँ, -1 + 1 यहाँ हो जाएगा। ओवरऑल 0/0, ये कोई बात थोड़ी हुई। मतलब इसका तो कैसे निकालें फिर हमने दिमाग लगाया, 1/x लिख सकते हैं क्या इसको। मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया कि जो इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1 इसको अपन 1/x लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप एक रूल याद करो कि 1/x जो है उसका इंटीग्रेशन log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। और मैं यहाँ आपको बता भी दूंगा किस में क्या लगेगा। 1/x dx, इसका जो इंटीग्रेशन है वो log x आ जाता है। ये आ गया इसका इसको मैंने डिफरेंशिएशन आपने जब किया था, आपको 1 मिनट में पीछे दिखा देता हूँ। और जहाँ पर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ था वहाँ पर आपने देखा होगा कि जी log x है, इसको डिफरेंशिएशन करने पर 1/x मिलता है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको log x मिल जाएगा। तो वही मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। हाँ, तो ये सर 1/x था, इसको इंटीग्रेट किया तो अपन को log x मिल गया। अब किस में क्या लगाना है, तो अब इसी बात है, आपको दो वैल्यू दी हुई होंगी। आपने log x इसका डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, या 1/x इसको डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें। तो मैंने कहा 1/x को पकड़ लूँ, इसको आप डिफरेंशिएट भी करके देख लो, इंटीग्रेट भी करके देख लो। तो 1/x को मैंने डिफरेंशिएट किया तो एक्स की पावर -1, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा असल में, -1 उतर के आगे आ जाएगा। -1 आगे आया उतर के, एक्स की पावर -1 माइनस घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का एक्स की पावर -2। ये वैल्यू निकल कर आ गई डिफरेंशिएशन में, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आ रही है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर -1 का। इंटीग्रेट करोगे तो एक्स की पावर -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1। तो ये तो आप विनाश की तरफ बढ़ चुके, तो ये प्रोसेस आगे नहीं जा पाएगी। आगे ना जा पाएगी तो इसकी वैल्यू 1/x का इंटीग्रेशन निकल करके आ जाएगा log x। आई होप ये समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर या नेक्स्ट रूल पर। अच्छा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5 का इंटीग्रेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा 5x। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा रटना है इसको। एडिशन में इंटीग्रेशन किस प्रकार से लगता है, इसमें भी इंडिविजुअल को डील करा जाता है। पहला इंडिविजुअल है एक्स की पावर 3, इसको डील करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन में 3 में 1 जुड़ेगा 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 नीचे आ गया, माइनस एक्स की पावर -1 है या 1/x है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। ठीक है, माइनस एक्स की पावर 1/2 है, इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ये एक्स की पावर 1/2, ये भी एक्स की पावर 1/2, इसकी वैल्यू 2/3, एक्स की पावर 3/2 निकल कर आती है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू 2/3 एक्स की पावर 3/2। ठीक है, 2 है, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कितना निकल कर आएगा 2x। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशंस निकालने पर क्या आता है, डिफरेंशिएशन में आपको बता चुका हूँ। साइन एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का कॉस एक्स, डायरेक्ट रटना है। कॉस एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो प्लस का साइन एक्स, डायरेक्ट रटना है। और सेक स्क्वायर एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो प्लस का टेन एक्स, डायरेक्ट रटना है। अच्छा, अब इसको कंपेयर करें यदि अपन ने डिफरेंशिएशन जो किया था उससे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस का कॉस एक्स आया था, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स आया था, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आया था। ऐसा ही कुछ था। यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया। कैसा अपोजिट, साइन एक्स जो साइन के केस में माइनस का साइन आ गया, और कॉस के केस में प्लस का साइन आ गया। वहाँ पर कॉस के केस में माइनस का साइन था और साइन के केस में प्लस का साइन था। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। डायरेक्ट इन चीज़ों को रटना है। अब ए एक्स प्लस बी टाइप की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है ये। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया होगा साइन समथिंग dx। अब इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, इसको हम साइन एक्स मान के इंटीग्रेट करेंगे। इस ओवरऑल वैल्यू को अपन x मान लेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेटर माइनस का कॉस एक्स होता है, तो मैंने कर दिया माइनस का कॉस एक्स की वैल्यू है ax प्लस बी। अब ax प्लस बी टाइप की प्रॉब्लम्स में एक ट्रिक और होती है, डिवाइड बाई a करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कॉस एक्स है, इसको ओवरऑल अपन कॉस ax प्लस बी है तो इसको x मान लेंगे। अब कॉस एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस का साइन एक्स आता है, हमने लिख दिया प्लस का साइन एक्स। अब एक्स प्लस बी प्रॉब्लम है तो उसमें ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का प्लस का 10x कर दो। ठीक है, अपन ने क्या किया, प्लस का 10x कर दिया और डिवाइड बाई ए कर दिया। अब आ जाओ रूल नंबर 10 पर।
यदि ये 1/x प्लस बी है तो इसको ऊपर 1/x मानेंगे, और 1/x जब मान लोगे तो इसका इंटीग्रेशन निकल कर क्या आता है सर, log x। तो log x इसको कर दो फटाक से, log बेस ई एक्स की वैल्यू है ax प्लस बी, ठीक है, डिवाइड बाई ए करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि ये ax प्लस बी टाइप की प्रॉब्लम है। अभी आ जाओ सर नेक्स्ट रूल नंबर 11 पर, e की पावर ax प्लस बी, तो हमने मान लिया इसको e की पावर x। अब e की पावर x तो बिंदास बनता है, चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेशन करो, e की पावर x ही निकल कर आता है, तो हमने कहा रख दो यार, ये a की पावर x ही निकल कर आएगा, लेकिन एक इसमें कैच रहेगा, ओवरऑल जो है वो a से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये ax प्लस बी टाइप की प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा ग्राफ्स का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर अपन समझेंगे कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं और किस ग्राफ में किस प्रकार की इक्वेशन यूज होगी और वाई और एक्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये सब समझेंगे। इन्हीं रिलेशंस के बेस पर जो है हमारा ग्राफ निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पर वाई और एक्स के बीच में 3 रिलेशन दिए हुए हैं, जो कि हम पहला ग्राफ पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जो रिलेशन दिए हुए हैं इनको समझते हैं। पहले रिलेशन में वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 2, या इनका एक और वेरिएशन इस तरह से लिख सकते हैं कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1 एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -2। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का रिलेशन है वाई और एक्स के बीच में। यदि इस प्रकार का आपको क्वेश्चंस में रिलेशन दिखता है तो सीधा आप ग्राफ मार देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसमें एक डायरेक्ट लाइन आपको याद रखनी है कि एक्स की पावर हमेशा नेगेटिव में होगी। यहाँ देख लो आप, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक्स की पावर हमेशा नेगेटिव में होगी। और ग्राफ किस तरह का बनेगा वो देख लो। ओके, तो कुछ इस तरह की ग्राफ बनेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। ये भी किसी भी एक्सेस पर कट नहीं करेंगे, ना ही वाई एक्सेस पर ना ही एक्स एक्सेस पर, सारी एक्सेस फ्री रहेंगी, किसी एक्सेस पर कट नहीं करेंगे, हवा में झूलेंगे ग्राफ। ये ग्राफ क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ। अच्छा, अब इसमें कौन सी लाइन किसकी होगी भाई, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर -1/2 भी है, -1 है एंड -2 भी है, तो कौन सी लाइन किसकी होगी, तो जितना ज़्यादा पावर नेगेटिव में उतना ज़्यादा डीप लाइन। ये देखिए सर कितनी डीप लाइन गई है, बिल्कुल नीचे गई हुई है, डीप गई हुई है, तो ये एक्स की पावर -2 की होगी। ये थोड़ा कम डीप है तो एक्स की पावर -1 की होगी। ये बहुत कम है तो एक्स की पावर -1/2 की होगी। जितनी हल्की पावर उतना हल्की लाइन, जितना ज़्यादा पावर उतना डीप लाइन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक्स की पावर -2 की होगी, ये एक्स की पावर -1 की होगी, ये एक्स की पावर -1/2 की होगी। जो यहाँ पर की कंसेप्ट वो ये है कि एक्स की पावर हमेशा नेगेटिव में होगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वाई और एक्स में जो रिलेशन आया है उसमें एक्स की पावर हमेशा नेगेटिव में है। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट जो ग्राफ है उस पर। नेक्स्ट ग्राफ है पैराबोला। इसमें जो हमें लाइन याद रखनी है वो ये है कि एक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव में होगी। अच्छा, अब वाई और एक्स के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव में आनी है, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स या वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1/2। ठीक है सर, यहाँ पर पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी एक्स की पावर पॉजिटिव में ही है, मतलब साइन जो नेगेटिव का है वो आगे लगा हुआ है, पावर पे कोई नेगेटिव का साइन नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर भी प्लस में ही है पावर। पैराबोला जो ग्राफ होगा उसमें एक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव में होगी, ये तो क्लियर हो गया। अब इनमें रिलेशन देख लेते हैं किस तरह से ग्राफ बनेगा। भाई हमने इसका ग्राफ तो देख लिया कि इस तरह का ग्राफ आता है, कोई भी एक्सेस कट नहीं होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। अब पैराबोला में क्या होता है समझ लो, किस तरह से ग्राफ बनेगा वो समझो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ पर वाई की पावर 1 है, तो वाई की एक पावर है, एक्स की पावर कितनी है, आधी। 1/2 आधा होता है ना, तो x की आधी पावर y की एक पावर को संभाल रही है, तो दबदबा या भौकाल किसका ज़्यादा हुआ, x की पावर का ज़्यादा हुआ ना। तो झुकाव किसका होगा, दुनिया का झुकाव किसकी तरफ रहता है, जिसका दबदबा ज़्यादा होता है, भौकाल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी ग्राफ का झुकाव किसकी तरफ जाएगा, x की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखा x की पावर 2 थी, y की पावर 1 थी। अब किसका दबदबा हुआ, अब y का। ऑब्वियस सी बात है यार, इसकी एक पावर है, इसकी 2 पावर है, इसकी एक पावर, इसकी 2 पावर को संभाल रही है, तो यहाँ पर ग्राफ का झुकाव किसकी तरफ होगा, y की तरफ होगा। अभी अपन यहाँ पर देख लेते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस का एक्स स्क्वायर होने के कारण फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन दबदबा किसका ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है y का ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर यहाँ पर 1 है। एक बंदे ने 2 बंदों को निपटा दिया या संभाल लिया, तो ऑब्वियस सी बात है दबदबा किसका ज़्यादा हो, ताकत किस में ज़्यादा हो, उस सिंगल बंदे में। तो यहाँ पर y की तरफ झुकाव कर दो, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ नेगेटिव का साइन लिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पर देख लो यार, y की सिंगल पावर है, x की 2 पावर है, संभाल रही है, तो झुकाव किसकी तरफ होगा, y की तरफ। लेकिन झुकाव, एक मिनट, इसमें झुकाव +4 के साथ होगा, ये इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ पर +4 के साथ यहाँ पर झुकाव होगा। इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। तो मान लिया मैंने, ये है सर 4 की वैल्यू, और झुकाव किसकी तरफ जाएगा, y एक्सिस की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ समझ लेते हैं। ये तो सीधा सीधा ग्राफ होता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। इसमें इक्वेशन जो बनती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये x एक्सिस है
ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। अच्छा, ये एंगल बनाया इसने एक्स एक्सिस से थीटा। अच्छा, स्लोप जो होता है विच इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेन थीटा, तो स्लोप को यहाँ टेन थीटा मान के चला जाता है। जो भी यहाँ एंगल मानोगे उसी हिसाब से ये वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। क्वेश्चन है द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3y। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है 3y इक्वल टू 5x प्लस 3, इसका स्लोप भी चाहिए और इंटरसेप्ट भी चाहिए। हमने इसको y इक्वल टू mx प्लस c से इक्वेट कराया। अच्छा, हमने कहा ये इस फॉर्मेट में तो है ही नहीं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर 3 है, इसको हमें राइट हैंड साइड पर भेजना पड़ेगा। तो हमने कहा भेज दो। तो ये जो इक्वेशन बनेगी अब y इज इक्वल टू 5/3x प्लस 3/3 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा जब हमने इससे इक्वेट कराया तो m की जगह कितना निकल कर आया 5/3 और c की जगह कितना निकल कर आया 1, 3/3 1 निकल कर आएगा। तो हमारा जो असल में आंसर हो गया, स्लोप आपने पूछा था, स्लोप हो गया सर 5/3 एंड आपने जो इंटरसेप्ट हमसे पूछा था, इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू हो गया 1। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या भाई? 5/3 एंड 1, दिस इज 5/3 एंड 1, ओके। तो हमारा आंसर रहा करेक्ट थर्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, द एफ एक्स ग्राफ क्या होगा? अच्छा, F और X के बीच में रिलेशन निकाल लो पहले। तो हमने कहा F इज इक्वल टू सर माइनस का के एक्स है, ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, ये y एक्सिस में लेंगे तो ये माइनस का mx हो जाएगा, ठीक है। F क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, ओके। अब ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ। अच्छा, अब स्लोप नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा? इसको ये 2 पॉइंट पढ़ लो आप, इससे समझ में आ जाएगा कि इफ एंगल विद x एक्सिस इज ग्रेटर देन 90 देन स्लोप इज नेगेटिव, ग्रेटर देन 90। ये x एक्सिस है, ये स्लोप हमारा है, ये इसने कितना एंगल बनाया? एंगल विद x एक्सिस ग्रेटर देन 90 हुआ, थीटा इज ग्रेटर देन 90, यहाँ तक होता 90, इसके ऊपर निकल गया तो ग्रेटर देन 90 हुआ, तो स्लोप कितना होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, इफ एंगल विद x एक्सिस इज लेस देन 90 देन स्लोप इज कितना होगा? तो इस वाले केस में देख लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि स्लोप जो है थीटा इज लेस देन 90, थीटा लेस देन 90 होने के कारण स्लोप क्या होता है सर? पॉजिटिव। तो इस वाले केस में स्लोप पॉजिटिव होगा और इस वाले केस में स्लोप नेगेटिव होगा। क्यों होगा सर नेगेटिव? क्योंकि जब आपका एंगल 90 से ऊपर निकल जाता है तो स्लोप नेगेटिव आ जाता है। अच्छा, इसको मैं सर आपको समझा दूं क्या कि स्लोप क्यों नेगेटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है? नेक्स्ट पेज में हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है स्लोप 90 के ऊपर जाने पर क्यों नेगेटिव होता है और 90 के नीचे रहने पर क्यों पॉजिटिव होता है। इसमें एक कंसेप्ट है, एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पर। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स। अच्छा, यहाँ में इंटरसेप्ट का कोई झोल है नहीं, इंटरसेप्ट 0 मान लो। अच्छा, अब स्लोप कितना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप कब होगा? जब एंगल 90 से ऊपर जाएगा। तो ये है 90 डिग्री, यहाँ तक, यहाँ से ऊपर गए तो यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन 90, हमारा स्लोप नेगेटिव विच इज इक्वल टू माइनस का m, ठीक है। आंसर आ गया हमारा चौथा, सीधा सीधा आंसर आ गया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि 90 से ऊपर जाने पर स्लोप नेगेटिव क्यों होता है और 90 से नीचे रहने पर स्लोप पॉजिटिव क्यों होता है। आ जाओ समझा देता हूँ। ये y स्लोप इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज लेस देन 90 एंड y स्लोप इज नेगेटिव व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90। इसको समझ लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया कि स्ट्रेट लाइन वाला जो आपने ग्राफ पढ़ा था उसमें स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा होता था। कितना होता था? स्लोप इज इक्वल टू m से रिप्रेजेंट किया जाता है, असल में होता कितना है? टेन थीटा होता है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि 2 वैल्यू ली है थीटा की मैंने यहाँ से 2 वैल्यू ली। थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90 एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 मैंने मान ली 120 ले लो, ठीक है। अच्छा, लेस देन 90 मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 60 ले लो। अच्छा, अब स्लोप असल में होता क्या है? टेन थीटा। तो हमने कहा यार वैल्यू पुट करो फटाक से। तो हमने कहा 10 m इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू 1060 और यहाँ पर स्लोप m इज इक्वल टू 10 120। अच्छा, अब मैंने आपको इनकी वैल्यू रटाई थी, आपको याद हो 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो m स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का √3, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर स्लोप निकाल लो, m इज इक्वल टू 10 120। ओहो, 10 120 सर स्लोप 90 से ऊपर जब निकल जाता था तो नेगेटिव का साइन आता था। क्यों आता था? क्योंकि ये इसका कंपार्टमेंट नहीं था। अभी आपको समझाऊं क्या फिर से? भाई साहब, आपने 10 120 की वैल्यू पढ़ी थी तो आपने यहाँ देखा था, यहाँ आल था, यहाँ साइन था, यहाँ टेन था, यहाँ कॉस था। अब आपका जो एंगल है वो 90 से ऊपर निकल गया है, मतलब साइन के घर में चले गए आप। अब जब साइन के घर में चले गए ऑब्वियसली बात है वो आपको नेगेटिव साइन लगा देगा।
टेन 120 है, टेन 120 होने के कारण 120 यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ लाई करने के कारण ये साइन के घर में घुस चुके हो आप, तो टेन 120 की वैल्यू जो भी होगी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, जो कि होती है -√3, क्योंकि टेन 60 से इक्विवेलेंट होता है। ये मिरर लगाओगे तो 60 120 के बराबर होगा, तो -√3 वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कि जिस तरह से 90 से ऊपर निकलने पर स्लोप नेगेटिव आया, -√3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आप नेक्स्ट पेज पर, बड़ी डिटेल में समझा दिया है भाई अब। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर अ स्ट्रेट लाइन 4y = 4x + 3 फाइंड dy/dx। ओके, इस क्वेश्चन को समझते हैं। y = आ जाएगा सर, जो 4 लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको राइट हैंड साइड पर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा सर 4/4 x + 3/4। ओके, dy/dx असल में होता क्या है, स्लोप = m = tan θ = dy/dx। आपको ये मैंने पीछे बताया नहीं, समझ में नहीं आया, एक मिनट, मुझे पता नहीं है कि स्लोप जो होता है ना, असल में जो स्लोप होता है, जो y में मटेरियल है अपॉन जो x में मटेरियल है, यहाँ पर कि स्लोप = dy/dx। ठीक है, ये भी एक स्लोप की वैल्यू होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने हमें इनडायरेक्टली क्या पूछा है, हमसे स्लोप पूछा है, dy/dx = स्लोप। तो हमने इक्वेशन लिख ली y = 4/4 समथिंग ऐसा। अब इसको अपन ने इक्वेट करा दिया y = mx + c से, y = mx + c। ये इसको करने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट तरीका है, रटना पड़ेगा आपको, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कहानी फैल जाएगी। अब स्लोप हमें दिख रहा है कि 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 1 वैल्यू आ जाएगी, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अच्छा, स्लोप m होता कितना, tan θ, जिसकी वैल्यू है 1, तो ऑब्वियस बात है थीटा = 45 रहा होगा, तभी तो tan 45 की वैल्यू 1 आई होगी। ठीक है सर, ये भी बात अपन मान लेते हैं। ठीक है, लो थीटा = 45 आ गया। अब ये थीटा = 45, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, tan 45। आई होप कि ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सीधा सॉल्यूशन था उसमें, फॉर अ स्ट्रेट लाइन 4y = 4x + 3 dy/dx पूछा था। असल में dy/dx होता क्या है, ये स्लोप होता है, हमसे स्लोप पूछा गया। और आप ऑप्शन भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि स्लोप ही हमसे पूछा गया। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, वेरिएबल स्लोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें क्या याद करना है वेरिएबल स्लोप में, इसमें ये रिजल्ट लिखे हुए हैं। ये रिजल्ट कैसे आए मैं ये आपको समझा देता हूँ। ये आपको इमोजी देखने में किस तरह से लग रहा है सर, ये कहीं ना कहीं ये रोता हुआ इमोजी लग रहा है, डाउन वाला, और ये खिला हुआ इमोजी है, हंसता हुआ इमोजी है। ठीक है, इतना तो पता है ना, व्हाट्सएप में इमोजीज यूज कर, तो ये हंसता हुआ इमोजी है, ये रोता हुआ इमोजी है। अब इसमें स्लोप डिक्रीजिंग होता है रोते हुए इमोजी में, और इंक्रीजिंग होता है हंसते हुए इमोजी में। ये इसी का बच्चा है, क्योंकि ये हाफ पार्ट लिया हुआ है, आप यहाँ से देखो इसका हाफ पार्ट लिया हुआ है। ये हंसता हुआ इमोजी का बच्चा है, इसलिए इसमें स्लोप इंक्रीजिंग है। और ये रोता हुआ इमोजी का बच्चा है, यहाँ से देखो अब ये वाला पार्ट यहाँ पर लिया हुआ है, ये इसी का बच्चा है, तो इसमें स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है। इतना कंसेप्ट समझ में आया। अब स्लोप डिक्रीजिंग क्यों होता है, इंक्रीजिंग क्यों होता है, ये समझ लेते हैं। भाई ये तो सबको पता रहता है कि रोता हुआ इमोजी है तो स्लोप डिक्रीजिंग, हंसता हुआ इमोजी है तो स्लोप इंक्रीजिंग। होता क्यों ये समझ लेते हैं। अच्छा, अब पॉइंट बना लेते हैं। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और तीसरा पॉइंट ये रहा। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा स्टार्टिंग लेवल कहाँ है सर, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस और यहाँ की तरफ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, रोता हुआ मुझे यहाँ से बनेगा ना, यहाँ से गए यहाँ यहाँ यहाँ, ये रोता हुआ मुझे बन गया। अब यहाँ पर आप गौर फरमाओ, यहाँ पर गौर फरमाने की बात क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये टेंजेंट है, ये थीटा कितना बना, <90, कितना <90। जब थीटा 90 से कम होता है तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा जब 90 से कम होगा तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। डायरेक्ट रटने वाली बात थी, तो यहाँ पर स्लोप हमारा m निकल कर कितना आया, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो सर, ये एक्स एक्सिस है और हमारा टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में, थीटा कितना होगा, 0। अच्छा सर, स्लोप कितना हो जाएगा, tan का 0 में 0 होता है तो स्लोप भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ये वाले पॉइंट पर आ जाओ सर, यहाँ पर देखा ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये थीटा कितना हुआ सर, > 90। अब थीटा जब 90 से ऊपर निकल जाता है तो स्लोप जो होता है tan थीटा वो नेगेटिव वैल्यू देता है, तो इसने नेगेटिव वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर आप गौर फरमाएं कि पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, तो लगातार डिक्रीज करता जा रहा है, पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव, स्लोप लगातार डिक्रीज करता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। अब दूसरी तरफ देखो आप कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हंसता हुआ इमोजी है, इसमें अपन टेंजेंट खींच लेते हैं, ये स्लोप इंक्रीजिंग है, वो कैसे है वो देखते हैं अपन। ठीक है, पहला टेंजेंट अपन ने खींचा दिस वन। ओके, अच्छा पहला पॉइंट ये था, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ हुआ, तभी तो हंसता हुआ इमोजी बनेगा, दिस वन। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचे। अब इसमें 3 पॉइंट हमने मार्क किए हुए हैं, इनको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है
ये एक्स एक्सिस से देखा टेंजेंट ने कितना एंगल बनाया, ग्रेटर देन 90, तो स्लोप क्या हुआ, नेगेटिव। तो यहाँ पर स्लोप आ गया हमारा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव। यहाँ पर देखिए सर थीटा जो है एक्स एक्सिस से जीरो है, तो टेन का जीरो में क्या होता है, जीरो, तो स्लोप कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। अब यहाँ पर देखो सर एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव। क्यों आ जाएगी सर, ऑब्वियस सी बात है, बार बार बता रहा हूँ, ये थीटा कितना होगा, लेस देन 90। जब थीटा लेस देन 90 होता है तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्योंकि टेन थीटा लेस देन 90 पर पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है ना प्रॉपर। अब यहाँ पर देखो सर पहली वैल्यू जो है नेगेटिव, फिर थोड़ा इंक्रीज हुई पॉजिटिव, फिर और इंक्रीज हुई, मतलब थोड़ा इंक्रीज हुई जीरो पे आया, फिर और इंक्रीज हुई पॉजिटिव पे गया। तो कॉन्स्टेंटली वैल्यू जो है स्लोप की इंक्रीज हो रही है। तो ये हंसता हुआ इमोजी लगातार इंक्रीज कर रहा है स्लोप, ये इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, और ये रोता हुआ इमोजी लगातार स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। और सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। अब एक टेंजेंट यहाँ खींच लेंगे, अब ये वाले पॉइंट पे देख लो, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर आपने देखा कि जो थीटा है हमारा एक्स एक्सिस से 90 से ऊपर एंगल बना रहा है, तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देखा स्लोप जीरो है, तो एम की वैल्यू जीरो हो गई। वैल्यूज़ क्या हुआ, स्लोप यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ जीरो हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो बच्चा किसका है ये, अपना हंसते हुए इमोजी का बच्चा है, तो यहाँ पर भी स्लोप इंक्रीजिंग रहेगा। अच्छा, स्लोप डिक्रीजिंग का कंसेप्ट देख लो, ये सी का बच्चा है, यहाँ पर एक टेंजेंट खींच लो, एक टेंजेंट यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर स्लोप हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा वो नेगेटिव। क्यों हो जाएगा नेगेटिव, कि टेंजेंट की एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रही है वो ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 पर एंड सो ऑन ये कहानी चलती रहेगी। तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, अपन इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, यहाँ तक गए, पहले हमारा जीरो था, फिर नेगेटिव में चला गया, मतलब कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ है। आई होप कि ये स्लोप का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हंसता हुआ इमोजी मतलब स्लोप इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, और रोता हुआ इमोजी मतलब स्लोप डिक्रीजिंग। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे आता है तो आपसे अब बन जाना चाहिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। ठीक है, अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओहो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ग्राफ का हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा केवल एक इक्वेशन पे, कौन सी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, इसमें पहला एक पॉइंट लिखा हुआ है, ग्राफ खींचिए बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अच्छा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा लो लगता है, बॉयल्स लो लगता है, जिसको याद करने की ट्रिक क्या है, बी टी, बॉयल्स लो, बी टी, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, बॉयल्स लो, टेम्परेचर कांस्टेंट, बी टी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में एक बीबीटी का शोरूम है, बिग बॉय टॉयज, तो बीटी से याद करना है, बॉयज लो टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लो प्रेशर कांस्टेंट। दिल्ली में एक सीपी प्लेस है, कैनॉट प्लेस, तो चार्ल्स लो प्रेशर कांस्टेंट, सीपी से याद करेंगे, कैनॉट प्लेस, और बीटी से बॉयज लो टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इसमें ग्राफ और रिलेशन किस प्रकार से निकालना है, तो वो एक ही इक्वेशन से निकालना है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, और आर क्या होता है, ये गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स ऐसी होती है। और आर की एक वैल्यू होती है जूल में 8.321 जूल, और एक वैल्यू इसकी कैलोरी में होती है 2 कैलोरी। तो ये सारी वैल्यू आर की अपन को याद होनी चाहिए। और जनरली ये दोनों जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। वेरिएशन किस में देखने को मिलता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। इतनी बात समझ में आई। अब पहला जो बॉयल्स लॉ है उसका ग्राफ किस तरह से खींचेगा प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, वो देखते हैं। तो हमने इक्वेशन लिख ली, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब ये तीनों लोग क्या है सर, ये एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। अब पी और वी के बीच में रिलेशन कैसा आएगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा, या पी वी, एक मिनट, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर -1। अब आपको मैंने बताया था जो एक्स एक्सिस में क्वांटिटीज़ है उसकी पावर यदि जो वाई एक्सिस में क्वांटिटीज़ है उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव आ रही है तो ग्राफ हमारा खींचेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आपको मैं बता चुका हूँ, कुछ इस तरह से होता है। तो भाई साहब ये हमारा ग्राफ हो गया पी और वी के बीच में। और पी ऑब्वियसली बात है 1/v के बीच में देखोगे तो ये डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेट लाइन का, वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला हो जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक मिनट, ये ग्राफ कुछ इस तरह से खींचेगा। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। अब बॉयल्स लॉ पे बेस एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भाई साहब जैसे कि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, इनके बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ खींचता है, लेकिन इसमें डिफरेंट टेम्परेचर पे पूछा है उसने कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T1, T2, T3 के बीच में रिलेशन बताइए। हमने कहा यार बिल्कुल बता देंगे। अब कुछ बच्चों को लगेगा यार टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, फिर ये डिफरेंट टेम्परेचर कहाँ से आ गए। सर ये अलग अलग टेम्परेचर है, मतलब उस इक्वेशन के टेम्परेचर, 3 अलग अलग इक्वेशन समझ लो आप, उनके टेम्परेचर है ये किसी एक इक्वेशन के टेम्परेचर नहीं है। ये टेम्परेचर अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, तीनों अलग कंडीशंस के टेम्परेचर हैं। जो कांस्टेंट वाली बात है वो इस लाइन पे वैलिड होगी, इस पूरी लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इस पूरी लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और इस पूरी लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो भी होगा।
मान लिया 25 डिग्री है तो ये उस पूरी लाइन पे 25 रहेगा कांस्टेंट, एंड इस पूरी लाइन पे 25 रहेगा, इस पूरी लाइन पे 25 रहेगा कांस्टेंट। कहने का मतलब ये जो लाइन है इस पे हर एक पॉइंट पर, या ये पॉइंट पकड़ लो, ये पॉइंट पकड़ लो, चाहे ये पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीधे सीख लो। अपन ने पता है कि हमने, एक मिनट रुको, अच्छा PV इज इक्वल टू NRT होता है, बिल्कुल होता है सर। अब आपको पता है ये सारी क्वांटिटीज़ क्या है सर, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब मैंने क्या, इसको सॉल्व करने की ट्रिक समझो, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा हो। एक तो डायरेक्ट ट्रिक है, वो मैंने लास्ट में बताऊंगा वो आपको, लेकिन पहले ट्रिक समझ लो। एक लाइन यहाँ पे ऐसी खींच लो, ये हो गया। दूसरी लाइन समझ लो, ये खींच ली अपन ने, ये हो गई। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इस लाइन पर आप गौर फरमाएं कि ये वाली लाइन पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट हुआ, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर लाइन है, जिस भी एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है वो वाली क्वांटिटी वो कांस्टेंट हो जाती है। कोई इसमें फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है, जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। अब भाई साहब अपन ने वॉल्यूम को किल कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और प्रेशर को अपन इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब सी बात है यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। और अपन को किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर N और R तो कांस्टेंट होंगे, टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो आप इसको कांस्टेंट ना लिखकर प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लायर आप टेम्परेचर के बराबर लिख लेंगे। जैसे जैसे इसके मल्टीप्लायर में चेंज होगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम के, उसी प्रकार से वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा चेंज होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपने किया क्या है, अपन ने वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर बढ़ाया, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इस पॉइंट पर थे हम, फिर हमने और प्रेशर बढ़ाया, हम इस पॉइंट पर आ गए, और प्रेशर बढ़ाया, इस पॉइंट पर आ गए। लगातार प्रेशर बढ़ाए, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से जो रिजल्ट निकल कर आया, उससे हमें पता चला कि T3, एक मिनट इसको यहाँ लिखते हैं। इस तरह से जो रिजल्ट निकल कर आया वो ये आया कि T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1। ये रिजल्ट आप, ठीक है, चलो ये रिजल्ट आ गया। ओके, अब ये वाली लाइन पे आ जाओ। अच्छा, ये रिजल्ट वैसे यही आना है, इसको अपन अच्छे से लिख लेते हैं, एक मिनट, ये आ गया रिजल्ट। अब इस वाली लाइन पे आ जाओ भाई। अपन ने क्या किया, इस टाइम पे अपन ने प्रेशर को किल किया, कांस्टेंट किया, और वॉल्यूम को इंक्रीज किया। ठीक है सर, ये प्रेशर को किल कर दिया, वॉल्यूम यहाँ पर थे, फिर और वॉल्यूम बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम के बढ़ने से, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। आई होप कितना समझ में आया होगा। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, T3 सबसे बाहर की तरफ है तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर T2, फिर T1। अच्छा, अब डायरेक्ट ट्रिक समझ लो, आंसर तो हमें मिल गया, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। डायरेक्ट ट्रिक ये है कि भाई साहब आपको बॉयल्स लॉ में पूछे या कुछ इस तरह के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ दिखे, वाई एक्सिस पे प्रेशर हो और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम हो, तो जो सबसे बाहर वाली लाइन होती है ना टेम्परेचर की, वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर शो करती है, मतलब T3 सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें और भी लाइन होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर T4 होता, T5, T6 होता, तो जो T6 है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसका क्यों होता, क्योंकि इस वाली लाइन पर भाई साहब जो सबसे दूर लाइन होगी उसमें प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लायर जो देखोगे बहुत ज़्यादा होगा। ये देखो, इन तीन लाइन में देखा, इस पॉइंट पर देख लो आप, ये मल्टीप्लायर इतना था, फिर आप और आगे गए, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इस पॉइंट पर देखा तो इतना मल्टीप्लायर आया, फिर इस पॉइंट पर देखते हैं तो इतना मल्टीप्लायर, लगातार मल्टीप्लायर बढ़ता जा रहा है। किसका, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जब मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ये कहाँ से निकल कर आ रहा है रिलेशन, यहाँ से। PV ज़्यादा है तो TV ज़्यादा होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट ट्रिक क्या है, जितनी बाहर वाली लाइन होगी वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर शो करेगी। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एक फिर से CP जो चार्ल्स लॉ बताया था वो है, CP चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, याद करने की ट्रिक भी बता दी। उसने कहा है कि ग्राफ खींचिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब चार्ल्स लॉ है। हमने कहा यार हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमें एक इक्वेशन बस पता है कि PV इज इक्वल टू NRT। हमें क्या पता है, हमें एक इक्वेशन बस पता है कि PV इज इक्वल टू NRT। ओके, अब प्रेशर आपने कांस्टेंट का है तो वॉल्यूम लिया यहाँ पर NR/P हो गया इंटू T हो गया। अच्छा, अब अपन ने इसको इक्वेट कराया, ये वाई एक्सिस पर लिया हुआ है, ये हमने m लिया स्लोप, और ये x एक्सिस पर लिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू mx से हमने इसको इक्वेट करा लिया, इंटरसेप्ट कोई है नहीं तो वो 0 हो गया। ठीक है, अब उसने हमसे क्या है, ग्राफ किस प्रकार का बनेगा लाला, तो हमने कहा यार रिलेशन तो ये स्ट्रेट लाइन वाला है, तो स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। इसका एक रिलेशन और बनता है कि V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। ये रिलेशन है इनके, जो कि अपन को गैसियस चैप्टर्स में पढ़ना पड़ते थे। शायद वो केमिस्ट्री चैप्टर हट चुका है, इसलिए उस पर नहीं जाते अपन ग्राफ सीखते हैं यहाँ पर। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ का ग्राफ है, ओके। और इसमें एक प्रेशर ये दिया हुआ है, इस प्रेशर ये दिया हुआ है। अब कोई घबराएगा कि भाई साहब प्रेशर तो कांस्टेंट था, भाई साहब ये अलग अलग प्रेशर है, ठीक है, दो अलग अलग कंडीशंस के प्रेशर हैं, इनसे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब दिमाग में इतना सिनेरियो क्लियर रखना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ एग्जाम में जाकर लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। अब उसने कहा है कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, हमने कहा यार प्रेशर सॉरी हमने कहा प्रेशर तो यार ये प्रेशर है, ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, ये थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन स्लोप से निकलेगा। इसको करने की ट्रिक समझते हैं, डायरेक्ट किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आपको एग्जाम में दिखेगा। आपने रिलेशन निकाला है, यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू एन आर बाई पी, तो स्लोप हमारा m कितना निकल कर आया, एन आर बाई ये p निकल कर आया। तो स्लोप जो m है वो इन्वर्सली रिलेशन किसके साथ शो कर रहा है, p के साथ। अच्छा, यदि स्लोप ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, इतना रिलेशन हमें पता चल गया। अब यहाँ पर देखा भाई साहब हमने थीटा 2 और ये थीटा 1, तो थीटा 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो ऑब्वियस सी बात है m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ऑब्वियस सी बात है p1 इज ग्रेटर देन p2, क्योंकि स्लोप का इन्वर्स रिलेशन है भाई साहब। टेन थीटा लेकर समझा दूं क्या, चलो मान लिया कि भाई साहब ये अपना टेन थीटा 2, अब ये थीटा ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि टेन थीटा में जो वेरिएशन होता है जीरो से लेकर आप जैसे जैसे एंगल थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि टेन का जीरो में आपने जीरो पढ़ा है, फिर टेन का आपने 1/√3 पढ़ा है, फिर 1 पढ़ा है, फिर √3 पढ़ा है, फिर इनफाइनाइट पढ़ा है। 90 पर जाकर वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो लगातार जीरो से लेकर 90 तक वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसलिए जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी, स्लोप की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर अगर कोई प्रेशर होता पी, तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता, क्यों, क्योंकि उसका स्लोप सबसे कम है, क्योंकि स्लोप का इन्वर्स रिलेशन निकल कर आया है इस वाली इक्वेशन में एन आर बाई पी से, इस रिलेशन से। आइए कि इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो ऑब्वियस बात है स्लोप दूसरे वाले का ज़्यादा होगा पहले वाले से, तो ऑब्वियस बात है पहले वाले का प्रेशर ज़्यादा होगा दूसरे वाले से। तो इसमें डायरेक्ट रटने वाली बात क्या है, जो ऊपर वाली लाइन होगी उसका प्रेशर कम होगा, जो नीचे वाली लाइन होगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। पीछे वाले में रटने वाली बात क्या है कि जो सबसे बाहर वाली लाइन होगी उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। आइए कि आपको समझ में आया होगा। भाई मूव करते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। वॉल्यूम कांस्टेंट जो मैंने पीछे बताया आपको, ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला है, इसको समझ लेते हैं किस प्रकार का रिलेशन आएगा। भैया आपको कुछ नहीं पता, उसने कह दिया है कि भैया ये वॉल्यूम कांस्टेंट का लॉ है और इसमें आप प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, हमें एक ही इक्वेशन पता थी, PV इज इक्वल टू nRT। हमने कहा प्रेशर हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड पर, NR/V कर दिया यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और टेम्परेचर लिया, ठीक है। अब अपन इसको y इक्वल टू mx से कंपेयर कराएंगे, तो ये हो गया सर y एक्सिस पर, ये हो गया स्लोप m, ये हो गया t x एक्सिस पर। देखो t x एक्सिस पर ये देखने को मिल गया, प्रेशर y एक्सिस पर देखने को मिल गया। उसी प्रकार से पीछे आपने देखा होगा कि भाई साहब यहाँ y एक्सिस पर v देखने को मिल गया, बिल्कुल है, और x एक्सिस पर t देखने को मिला, बिल्कुल है, ठीक है। रिजेंबलेंस करके पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। अब अपन ने क्या किया, y इक्वल टू mx कर दिया, ओके। अब हमें क्या चाहिए है, रिलेशन चाहिए है। तो यार यहाँ पर मुझे रिलेशन देखने को मिल रहा है, P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ये रिलेशन देखने को मिला हमें वॉल्यूमेट्रिक लॉ में। तो हमने कहा डायरेक्ट रिलेशन में किस प्रकार का ग्राफ बनता है सर, स्ट्रेट लाइन जाता है, तो हमने कहा स्ट्रेट लाइन बना दो, ये बन गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब स्लोप का रिलेशन जो है वो क्वेश्चंस फ्रेमिंग वाला है, ये वाला है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। आपसे पूछेगा भाई साहब प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खिंचा हुआ है, प्रेशर इनटू टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खिंचा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम का लॉ लगा हुआ है, आप बताइए ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा होगा या ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सो मैंने कहा यार वॉल्यूम तो डिपेंड करेगा स्लोप पर, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, वॉल्यूम तो या प्रेशर या वॉल्यूम जो है वो स्लोप पर डिपेंड करेगा। और हमने देखा कि जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो स्लोप के साथ इनवर्स रिलेशन है। एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NR/V, या m इज इक्वल टू इतना है, सॉरी m इज इक्वल टू है, मतलब m बराबर इतना है। अब m की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम कम रहा होगा, जब m की वैल्यू कम रही होगी तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम ज़्यादा रहा होगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई साहब एक कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ये आपको दिख रहा है ना, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, थीटा 1 छोटा सा है, थीटा 2 बड़ा सा है, तो ये रिलेशन बिल्कुल जस्टिफाई है। दूसरा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, तो जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, ये बात आपको पता है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। m, एक मिनट को बता दूँ मैं आपको, m जो होता है वो स्लोप होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो ऑब्वियसली बात है टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो मतलब जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा स्लोप। तो थीटा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है दूसरा वाला स्लोप ज़्यादा होगा,
पहले वाले के कंपैरिजन में। अब भाई साहब यदि स्लोप ज़्यादा है तो वॉल्यूम उसका कम होगा, तो भाई साहब यदि थीटा 2 ज़्यादा है तो V2 कम होगा, थीटा 1 कम है तो V1 ज़्यादा होगा। ये रिलेशन आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2। इसको भी अपन कोष्टक में ले लेते हैं, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपन बंद कर लेते हैं डब्बे में। ओके चलो ठीक है, ये रिलेशंस क्लियर हो गए। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये 2D मोशन में हम पढ़ते हैं एक्चुअली। ये होती क्या है असल में, ये होता है कि जो पाथ फॉलो करता है ना ऑब्जेक्ट, भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका है, तो ये ऑब्जेक्ट जाते जाते जो पाथ फॉलो करेगा अपना, उसका जो रास्ता होगा वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट और रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा, इसके दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है, एक लेस इंपॉर्टेंट है। वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये लेस इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर। ये रेंज के सवालों में इस प्रकार का फॉर्मूला पूछा जाता है, वहाँ पर रेंज निकालने को बोलता है। तो यहाँ पर आर क्या है, रेंज। तो आपको कोई इक्वेशन दी होगी, आपको इस फॉर्मूले से उस इक्वेशन को कंपेयर कराना पड़ेगा और रेंज निकाल के देना पड़ेगी। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, इसको रट लेंगे। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 2ti के प्लस 4t स्क्वायर जगह फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखता है कि रिलेशन फाइंड करो एक्स एंड वाई के बीच में, और 2D की कोई इक्वेशन है, तो आपको करना क्या है, करने का तरीका सीधे सीख लो। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर कराएंगे, एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, एक्स में जो भी माल मटेरियल है उसका कंपेयर कराएंगे, प्लस वाई में जो भी है उसका कंपेयर कराएंगे। ऑब्वियसली बात है, आपको ये बात पता होगी कि जे में वाई आता है और जो आई कैप होता है वो एक्स एक्सेस में आता है। ठीक है, अब एक्स इज इक्वल टू कितना निकल कर आया है कंपेयर कराने पर, 2t, एंड वाई इज इक्वल टू निकल कर आया है सर 4t स्क्वायर। अब इन दोनों में रिलेशन का मुझे एक ही जरिया नजर आ रहा है, क्या, t इसमें भी है और t इसमें भी है, तो किसी एक से उठाकर t की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो मुझे t की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई x/2, जिसकी वैल्यू में y इज इक्वल टू 4 और x/2 का होल स्क्वायर पुट करने यहाँ जा रहा हूँ मैं, विच इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये कौन सा रिलेशन है भाई, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ये पैराबोला है, क्योंकि पावर पॉजिटिव है एक्स की, ये पैराबोला रिलेशन शो करेगा। ये देखिए सर, ये पैराबोलिक ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ये पैराबोला ही ट्रेजेक्ट्री कहलाती है इसकी। कौन सी ट्रेजेक्ट्री, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने लायक था नहीं, इतना ही समझाना था कि जो पाथ फॉलो करता है ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री है, इसमें जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, बाकी सब आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल की इक्वेशन, एलिप्टिकल पाथ की इक्वेशन और पैराबोला हाइपरबोला तो मैं आपको बता चुका हूँ। सर्कल और एलिप्टिकल समझ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल में एक ही प्रकार की रेडियस होती है, एलिप्टिकल में दो प्रकार की रेडियस होती हैं। इसकी इक्वेशन डायरेक्ट होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एलिप्टिकल की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रेडियस यहाँ पर था, यहाँ पर रेडियस गायब हो गया क्योंकि रेडियस अलग अलग थी, तो एक रेडियस यहाँ उतर गई, एक रेडियस यहाँ उतर गई। अलग अलग रेडियस से मेरा मतलब है कि एलिप्टिकल कुछ इस, जो इलिप्स होता है वो कुछ इस प्रकार का नजर आता है। जो आप ग्रेविटेशन में जब आप पढ़ेंगे ना, कैप्टर्स थर्ड लॉ, वहाँ पर यहाँ पर सन होता है और ये हमारी अर्थ है, ये चारों तरफ इसके चक्कर लगा रही है। तो इस प्रकार का जो रियलिटी में जो अर्थ है वो कुछ गोल गोल नहीं घूमती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में सर्कुलेट करती है अर्थ सन के चारों तरफ। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की रेडियस बनती है। एक तो सर ये रेडियस दिख गई आपको, इस सर्कल, इसको सेंटर माने तो भाई ये गोला है, वो गोला क्या मतलब एलिप्टिकल, ये चपटा सा एक एलिप्ट पाथ है, एलिप्टिकल है, ये गोला हो गया। आपको दिख रहा है कि चारों भुजाएं, इसकी चारों रेडियस हर तरफ से सेम है, तो ये सर्कल हो गया, ये एलिप्ट हो गया। एलिप्स में दो रेडियस देखने को मिलती है, तो एक ये और एक ये, ए एंड बी यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसमें इक्वेशन क्या बनती है इसकी, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन होती है। इसमें डायरेक्ट इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं थी, ये भी रटना है, ये भी रटना है। इसमें समझाने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि इसमें दो रेडियस होती है, इसमें एक ही रेडियस होती है। अब जैसे कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है ये, अब इसमें इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, तो इसकी इक्वेशन सर निकल कर आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये आ गया सर इसकी इक्वेशन। अब हमने कहा यार इसी प्रकार से इक्वेशन आप इसकी लिख दो इलिप्ट की, तो हमने कहा बिल्कुल लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन जो एक्स में रेडियस है उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ए कितना है सर, यहाँ से यहाँ तक 2, ये देख रहे हैं ना एक्स में 2 है, तो मैंने कर दिया यार 2 का स्क्वायर 4, प्लस वाई में कितना है सर, वाई स्क्वायर अपॉन वाई में बी है जिसकी वैल्यू है 1, तो सर मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया 1,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन आ गई। आप इससे मैच करा लेंगे और इसको अपन को डायरेक्ट रटना है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कुछ ज़्यादा समझाने के लिए था नहीं। पैराबोला मैं आपको बता चुका हूँ, वाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 1/2 हो सकता है, एक्स की पावर 1 हो सकता है या एक्स की पावर 2 हो सकता है। हाइपरबोला में क्या होता है, माइनस की पावर आ जाती है, सेम एज पैराबोला, बस माइनस के साइन के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वाड्रेटिक में एक ही फॉर्मूला अपन को याद करना है और सॉल्व करने के तरीके सीखने हैं। इसमें क्या होगा सर, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। अब आपको क्वेश्चन में क्या होगा, एक इक्वेशन दी होगी और उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगी। ये जो एक्स दिख रहा है, देख रहे हो, यहाँ पर भी इस इक्वेशन के थ्रू भी अपन एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं और आप इक्वेशन फैक्टर करके भी एक्स की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। अब इस इक्वेशन को अपन को इससे कंपेयर कराना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी एक्स देखा जाए तो बी की वैल्यू यहाँ पर 5 निकल कर आई और सी देखा जाए तो सी की वैल्यू यहाँ पर 6 निकल कर आई। ये कंपेयर करा लिया। अब यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 5 निकल कर आई और सी की वैल्यू यहाँ पर 6 निकल कर आई। अब इक्वेशन फैक्टर से किस तरह से सॉल्व होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा फॉर्मूला लगाकर, इसको बोला जाता है सीरीधराचार्य सूत्र, वो लगाकर कैसे सॉल्व होती है मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। चलो इक्वेशन फैक्टर कर लेते पहले। इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सॉल्व करने का तरीका ये है कि कोई दो ऐसे अंक लो जिनका मल्टीप्लायर है 6 और उनको जोड़ने पर आए 5। ठीक है, हमने कहा ऐसे अंक जो हैं वो हो सकता है कि 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। ठीक है यार, तो हमने कहा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 हो गया। अब ऐसे मत कोई सोचने लग जाना कि भाई साहब ये 3x है, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। भाई इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ, विद्वान नहीं बना रहा हूँ तुमको। विद्वान बनना है तो भाई फिर PhD करो, तुमको MBBS करना है तो एक UG एग्ज़ाम है और UG की डिग्री है, PhD नहीं, वो मास्टर्स की डिग्री नहीं करना है तुमको। तो यहाँ पर 3x और 2x मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर मत कर देना, केवल अंकों का मल्टीप्लाई होगा जो 6 आ जाएगा और 3x प्लस 2x जब जोड़ेंगे ओवरऑल तो 5x आ जाएगा। भाई मैंने भी ऐसे सीखा, तुम भी ऐसे ही सीखो। यहाँ पर x को कॉमन लेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 को कॉमन लेंगे, x प्लस 3 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। इसमें याद करने वाली बात यह है कि ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम निकल कर आती हैं, तभी जाकर दो वैल्यू बनेगी। एक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू बनेगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का 3 निकल कर आई और एक x की वैल्यू माइनस का 2 निकल कर आई। अब हमको ये देखना है कि ये क्या मैं दूसरी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके सेम वैल्यू निकाल पा रहा हूँ या नहीं, क्या या मैंने ये वैल्यू निकाली है ये सही है या नहीं, ये इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। अच्छा, इसको अपन लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में जो फॉर्मूला लगेगा तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस का b करना है जो कि माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्योंकि b इक्वल टू 5 है, माइनस का 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 6 अपॉन 2, a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया सर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 25 माइनस का 24 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गया सर 25 में से 24 किया गया 1 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू आ गया सर माइनस का 5, एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, ये 1 का रूट 1 ही निकलेगा, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया यहाँ लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा सर माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस का 2। तो एक जगह वैल्यू कितनी निकल कर आ गई x की, माइनस का 2। अब यहाँ पर एक पॉइंट कर लेते हैं, x की वैल्यू मैंने अब लिया माइनस का 5 प्लस का मैंने माइनस लिया, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है विच इज इक्वल टू माइनस का 6 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू यहाँ निकल कर आ गई सर माइनस का 3। तो x की दो वैल्यू निकल कर आई हैं, आप देखें x इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये प्रूव होता है कि मैंने जो सॉल्व किया था x इज इक्वल माइनस का 3 x इज इक्वल टू माइनस का 2 वो सही है। क्वाड्रेटिक समझ में आया, इक्वेशन फैक्टर किस तरह से लेते हैं वो समझ में आया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू निकालते हैं वो किस तरह से है वो भी समझ में आया। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एपी एंड जीपी एक हमारा नया टॉपिक है जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एपी इंपॉर्टेंट नहीं है, जीपी वेरी इंपॉर्टेंट है। एपी कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं वो सीख लो, हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या देखने को ही ना मिले हो सकता है। ठीक है, ये मैथ वालों के लिए होता है। इसमें ये पहला फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 A0 प्लस AN।
ठीक है। कौन सी वैल्यू क्या क्या रिप्रेजेंट करती है वो दिखा देता हूँ। अच्छा, जो ए एन है वो nth टर्म है, जिसका अलग से एक फॉर्मूला होता है ए नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें कौन सी वैल्यू क्या है वो देख लो। जो एस एन है ये क्या है सर, ये टोटल सम है। टोटल सम का जो फॉर्मूला है इसका वो एन बाई टू ए नॉट प्लस ए एन है। यहाँ पर ए नॉट क्या है सर, ए नॉट फर्स्ट टर्म है, ए एन क्या है, ये nth टर्म है। जो nth टर्म का जो एन है ना वो वही टर्म है। फॉर एग्जाम्पल चलो इसको समझा देता हूँ। मान लिया कि ए एन की जो वैल्यू है वो उनका 10th टर्म है। कौन सा टर्म, nth टर्म की जगह 10th टर्म है, तो n की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। अब समझ में आया, nth टर्म है तो जो n है वो टर्म है, जिस भी टर्म, अब 11वें टर्म, 12वें टर्म, 13वें टर्म, 14, 15, जो भी टर्म की आप बात कर रहे हो n की वैल्यू उतनी ही हो जाएगी। और d यहाँ पर होता है कॉमन डिफरेंस। आई होप कि ये एपी आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस कम मिलते हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। आपको जैसे क्वेश्चन मिलेंगे फ्यूचर में, यदि कहीं फंसेंगे तो अपन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जीपी जो है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें याद करने वाला फॉर्मूला ये है एस एन इज इक्वल टू, ये भी क्या है, ये सम है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस सी आर कॉमन रेशियो। इसको रटेंगे बार बार, एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस सी आर, एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस सी आर। इसमें सॉल्व कैसे कराएगा आपको क्वेश्चन, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 8 डेस इनफाइनाइट, एन नंबर मान लो इनफाइनाइट तक ये गया हुआ है। अच्छा, ओरिजिन पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, उसने पूछा है कि पोटेंशियल एट 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर एंड 8 मीटर पर बताइए। हमने कहा बिल्कुल बता देंगे। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल जो क्रिएट होता है, आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, नहीं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे चार्ज वाला पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा सर के क्यू डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू यहाँ पर 1 है। यहाँ पर V2 जो होगा वो होगा सर के क्यू डिवाइड बाई आर जो कि 2 है। यहाँ पर जो V3 की वैल्यू होगी सर वो के क्यू डिवाइड बाई 4, एंड जो V4 की वैल्यू होगी के क्यू डिवाइड बाई 8। क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस होती है ना वो नीचे रख दी जाती है बिना कुछ चेंज किए। अब यहाँ पर ये हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अब उसने टोटल सम पूछा है, इनफाइनाइट तक गया है, क्योंकि वैल्यू कहाँ तक गई है, n तक, इनफाइनाइट तक। तो हमने कहा s जो हो जाएगा टोटल n तक इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है सर, जो है के क्यू। इसमें माइनस का साइन आता है, याद रखिए पोटेंशियल में हमेशा माइनस का साइन आता है, तो हर एक वैल्यू में माइनस का साइन आप लगा लेंगे। इनबिल्ड होता है इसमें माइनस। तो हमने कहा पहली वैल्यू हो गई माइनस का के क्यू अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या होता है सर, ये सी आर। ये निकालने का एक ट्रिक होता है सर, पहली वैल्यू देखो दूसरी वैल्यू देखो, इसमें देखो रेशियो क्या आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सर जो पहली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू इसमें रेशियो 1/2 का आ रहा है। जब पहली वैल्यू में हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी, और दूसरी वैल्यू में जब हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें तीसरी वैल्यू मिलेगी, और तीसरी वैल्यू में जब हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें जाके चौथी वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि के क्यू बाई 4 है, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 1/2 तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। तो ये देखिए आप, ठीक है, इतना समझ में आया। तो चारों वैल्यू निकालेंगे, कम से कम 3 वैल्यू तो निकाल लेना। उनमें पहले इसमें डिफरेंस देखना क्या निकल कर आ रहा है, फिर इसमें डिफरेंस देखना क्या निकल कर आ रहा है, वो आपका कॉमन रेशियो हो जाएगा। हमारा कॉमन रेशियो यहाँ पे निकल कर आया 1/2, तो हमने लिख दिया सर 1/2। तो इसको घटाया सर, तो 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 के क्यू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओवरऑल जो पोटेंशियल का सम निकल कर आएगा। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। जीपी इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ये रहा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, नीट 2013 में पूछा गया था। क्या पूछा था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 1 2 4 एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। गौर करवाएं, फ्रॉम द ओरिजिन द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट ओरिजिन विल बी। अच्छा, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए ओरिजिन पर। हमने कहा कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। अब इसको समझो, ये हो गया भाई साहब ओरिजिन, 1 मिनट 0,0 ये ओरिजिन, ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें क्या बोला है, ये 1 मीटर पर है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये 2 मीटर पर है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये 4 मीटर पर है। और ये चौथा पॉइंट हो गया भाई साहब, ये 8 मीटर पर है। इसी की बात हुई है। और ये गया कहाँ तक है, डेड 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 डैश इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अच्छा, इनफाइनाइट मास नंबर ऑफ द बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg, यहाँ पर भी 2 kg, यहाँ पर भी 2 kg, ईच ऑफ 2 kg एंड सो ऑन, ठीक है। और एक्स एक्सेस पर इतने डिस्टेंस पर रखे हुए रेस्पेक्टिव फ्रॉम ओरिजिन द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन। इस ओरिजिन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताया था, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी। अब यहाँ पर है सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये सिंगल मास सिस्टम होता है और जिसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू माइनस का आप कर सकते हो G m/r।
वो माइनस का के क्यू बाई आर, ये जी एम बाई आर। अब भाई क्या करूँ, उसने कहा है कि फॉर्मूले से चलते हैं यार, ये तो जीपी का क्वेश्चन है, तो हमने कहा सम जो हो जाएगा ऐसे टर्म का, फर्स्ट टर्म का कितना होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका समझो, फर्स्ट टर्म में जो v1 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का जी एम बाई वन। ठीक है, अभी m की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ मैं। v2 की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस का जी एम सेम है डिवाइड बाई 2, माइनस का जी एम यहाँ पर भी सेम है डिवाइड बाई 4 एंड माइनस का जी एम यहाँ पर भी सेम है डिवाइड बाई 8। यहाँ पर भी आपको कॉमन जो रेशियो निकलने के आ रहा होगा वो 1/2 आ रहा होगा। भाई इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, फिर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कॉमन रेशियो यहाँ पर भी 1/2 है, आपको 1/4 भी मिल सकता है, जनरली 1/2 1/4 यही मिलते हैं देखने को। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है सर, माइनस का जी एम डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/2 का, तो मैंने ये रख दिया। तो ओवरऑल कितना आ गया 2 माइनस का 2 जी एम, और एम की मैं वैल्यू रखूँ तो माइनस का 2 जी इंटू 2 विच इज इक्वल टू माइनस का 4 जी। ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, ये हमारा आंसर है माइनस का 4 जी, सेकंड आंसर। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही इत्मीनान से मैंने समझाया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिससे नहीं बन रहा है 1-2 बार लेक्चर और देखेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल मलाई मक्खन हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर बाइनोमियल थ्योरम। ओहो, ये क्या होता है सर बाइनोमियल थ्योरम? इसमें सर 2-3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो रट लेंगे, समझाने का कुछ नहीं है इसमें। इनके फॉर्मूले के आंसर मैं लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बचपन से याद है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ठीक है, इतना क्लियर है। ये 3 फॉर्मूले थे, इनको रट लेंगे। अब आ जाओ अपन लॉगरिथम पर। लॉगरिथम इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। ये 2 प्रकार का लॉगरिथम होता है, एक नेचुरल लॉग होता है, कॉमन लॉग होता है। कॉमन लॉग को अपन बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है नेचुरल लॉग। एक ट्रिक लिखी हुई है, जिस नंबर का लॉग उसका दशमलव में +1 या +2 एक्सेप्ट 1 और 10। 1 और 10 को छोड़ दिया जाए, मतलब log 1 और log 10 की वैल्यू छोड़ दी जाए, तो बाकी जो अंक बचे log 2, log 3, log 4, log 5, log 6 एंड log 9 तक, तो उनका जो निकालने की ट्रिक है वो ये है कि जिस नंबर का लॉग, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, जिस नंबर का भी आप लॉग निकालना चाहोगे उसका दशमलव में, जैसे 2 का निकालना चाह रहे हो, 2 का दशमलव में +1 करोगे तो 3 आ जाएगा, या +2 करोगे तो 0.4 आ जाएगा। तो log 2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 0.3 या 0.4 हो जाएगी। ये ट्रिक है उसकी, इसको अपन आगे समझते हैं। पहले इसको फिल करके बताइए जल्दी, इसकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी कि log x बेस ई है, इसको log x बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या आता है निकल कर, सीधे रटने वाली वैल्यू है जो कि आती है 2.303। अब आपको कभी भी log x बेस ई दिखे और उसको log x बेस 10 में कन्वर्ट किया गया है, तो 10 के साथ क्या वैल्यू निकल कर आती है 2.303। ये आपको याद होना चाहिए। अब मैंने जो ट्रिक बताई है उसको समझ लेते हैं एक बार। अच्छा, जिस भी अंक का log निकालना हो उसमें दशमलव में उसका +1 या +2 करना है। ये एक्सेप्शन कहते हैं log 1 एंड log 10। तो log 1 की वैल्यू याद कर लो 0, log 10 की वैल्यू याद कर लो 1। इसको डायरेक्ट रट लिया। अब log 2 से स्टार्ट करते हैं। जिस नंबर का log उसका दशमलव में +1 या +2 एक्सेप्ट 1 और 10। तो log 2 है, इसका दशमलव में +1 या +2 करेंगे तो 0.3 आएगा और 0.4 आएगा। लेकिन असल में मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू 0.3 होती है, तो ये वाला अपन कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू अपन ले लेंगे। ठीक है, log 3 का दशमलव में +1 या +2 करोगे तो कितना आएगा अच्छा चलो पहले इनके रिजल्ट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ। तो log 2 की वैल्यू जो होती है असल में वो 0.3010 होती है, ये आपको रटना है। log 3 की वैल्यू जो होती है 0.477 विच इज इक्वल टू 0.5। अपन 0.5 लेकर इसको सॉल्व करते हैं। log 4 की जो वैल्यू आती है बड़े भाई वो आती है 0.6। log 5 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.69 विच इज इक्वल टू 0.7। log 6 की जो वैल्यू आती है वो हो जाएगी 0.77 विच इज इक्वल टू 0.8 लेकर इसको सॉल्व करते हैं। ये सब रटी हुई है वैल्यू, आपको भी रटना ही पड़ेंगी। जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो 5 तक हैं, यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद की लेस इंपॉर्टेंट है, और log 10 की वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। log 7 की जो वैल्यू आती है वो आती है सर 0.85। log 8 की जो वैल्यू आती है वो 0.9 के आसपास हो जाती है, ये 0.95 के आसपास, और ये 1। ठीक है, अब अपन ट्रिक से समझते हैं। जिस भी नंबर का अपन को log लेना है
उसका दशमलव में +1 या +2, तो log 2 इसका दशमलव में लेंगे, +1 करोगे तो 0.3 आ जाएगा, या +2 करोगे तो 0.4 हो जाएगा। हमारा आंसर इन्हीं के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, तो 0.3 हमारा करेक्ट आंसर है। अब log 3 पे अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, दशमलव के बाद +1 या +2, तो log 3 के बाद 3 का दशमलव के बाद +1 या +2 करोगे तो +4 आएगा या +5 आएगा। तो हमारा दोनों आंसर से आप दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर लो, लॉग में अप्रॉक्सीमेशन चलता है और भारी अप्रॉक्सीमेशन चलता है, तो दोनों से आपका करेक्ट आंसर आएगा। असल में इसको अपन 0.5 लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। log 4 की वैल्यू +1 या +2 करोगे तो +5 जाएगा log 4 में, या +6 जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर आएगा +6, मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सही होगी। मैं ट्रिक इसलिए है कि बैक ऑफ द माइंड आपको क्लियर रहे, आप बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है तब के लिए ट्रिक है कि यार +1 या +2 के आसपास इसकी वैल्यू निकल कर आएगी लॉग में, मतलब एक आपको रफ आइडिया देगा कि हाँ इसमें इतनी वैल्यू अपन मान लेंगे, इसके करीब की वैल्यू, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से log 7, इसमें आपको दशमलव के बाद 0.15 ऐड किया हुआ है, इसमें सर 0.1 ही ऐड किया हुआ है। दशमलव के बाद 8 में 1 ही बढ़ाया, 9 हो गया, 9 में इसने कितना बढ़ाया, आधा ही बढ़ाया, 0.95 हो गया, ठीक है। और इसमें उसने 1.5 बढ़ाया है, 7 में 1.5 बढ़ाओगे तब जाके 85 पर पहुंचेगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये सब समझ में आया। अब यहाँ पर आ जाओ, इस तरह के क्वेश्चन आपको यदि मिले कि भैया log x⁻n/10 लिखा हुआ है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो जो x⁻n है वो आगे आ जाता है, log ये x आ जाएगा। देखो 90% केसेस में बेस में 10 ही होता है, तो इसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 90% केसेस में बेस में 10 ही मिलेगा आपको। जहाँ नहीं मिलेगा तो log e को बेस 10 में कन्वर्ट करना मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 आगे आ जाएगा, log 5 हो जाएगा। log 5 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी वैल्यू होती है सर 0.7 विच इज इक्वल टू 2.1, ठीक है। एंटी लॉग लेना सीख लो, इसका डायरेक्ट ट्रिक होती है। यदि आपको log y बेस x इज इक्वल टू जेड लिखा हुआ दिख रहा है, तो जब इसका एंटी लॉग लोगे तो y इज इक्वल टू x⁻z आ जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि चलो इसको नीचे करके इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। 1 मिनट रुको, इसको यहाँ कर लो, चलो भाई, ठीक है। इसका सर एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका मान लिया कि मैंने एक जगह लिखा हुआ है कि log 2⁸ इज इक्वल टू 3। इसका सर अपन ने एंटी लॉग लिया, तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। आंसर रियल में क्या निकल कर आएगा, 2⁻3 एंटी लॉग लेने पर विच इज इक्वल टू 8, जो कि एक सत्य बात है। 2⁻3 8 के बराबर ही होता है। अब अपन ने इससे अगर अपन कंपेयर कराएं तो x इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, यहाँ पर देखो log x⁻y है, यहाँ 2⁸ है, तो मेरे हिसाब से x इज इक्वल टू अपना 2 निकल कर आया, y इज इक्वल टू अपना 8 निकल कर आया, और z इज इक्वल टू अपना 3 निकल कर आया। क्यों, क्योंकि z ये 3 समझ में आया। अच्छा, अब हमारा आंसर क्या निकल कर आना चाहिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल कर आना चाहिए y इज इक्वल टू x⁻z। y है 8 इज इक्वल टू x कितना है 2, उसकी पावर z कितना है 3, तो ये हमारा आंसर निकल कर आना चाहिए। और आंसर हमारा क्या रहा, ये रहा। ऐसे आपको समझ में आया होगा, जो भी हमने सॉल्व किया हुआ है वो बिल्कुल सही है। 8 इज इक्वल टू 2⁻3 या 2⁻3 इज इक्वल टू 8, ये सही आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप रट लेंगे, रटना हो या एग्जांपल से समझना हो तो ऐसे समझ लेंगे कि जो भी सामने होता है ना भाई साहब, लॉग में जो भी सामने होता है वो पावर में चला जाता है। यहाँ पर जो होता है ना 8 है जैसे, वो सामने चला जाता है। जो भी इसको बोलते हो 8 सामने चला जाता है, जो रिजल्ट होता है इसका वो पावर में आ जाता है। देखो ये ऊपर आ गया, ये सामने चला गया। आइए कि आपको समझ में आया होगा। अभी अपन मूव करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे pH इक्वल टू माइनस का log H पॉजिटिव। जब आप केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यूज होता है कि pH निकालिए। pH का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आपको रटना है, pH इक्वल टू माइनस का log H पॉजिटिव। ये सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बता रहे हैं यहाँ पर। अब सॉल्यूशन में कितना H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगा, उसी हिसाब से आपका pH डिसाइड होगा। जितना ज़्यादा H पॉजिटिव उतना ज़्यादा एसिडिक, उतना कम pH, ठीक है। अब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालते हैं 10⁻⁻ का pH, या pH इक्वल टू माइनस का log H पॉजिटिव। ये फॉर्मूले आपको रटे हुए होना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि यदि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन जो है उसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 है, pH कितना होगा, तो आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्ट सर, pH इक्वल टू माइनस का log H पॉजिटिव, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस का log। यार इसको थोड़ा सा दूर कर लेते, नहीं तो अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। 1 मिनट रुको, ये इधर आ जाएगा। 1 मिनट रुको, 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 यहाँ ले लो इसको। चलो इसको इरेज कर देते, 1 मिनट रुक जाओ। आई होप कि इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। 1 मिनट रुको, ठीक है, यहाँ पर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ओके, चलो आ जाओ,
ठीक है, यहाँ पर हो गया माइनस का 10⁻⁻5 H पॉजिटिव कंसंट्रेशन रख दिया। अब इसको अपन इसको सॉल्व करेंगे तो pH कितना निकल कर आ जाएगा, 5 नीचे उतरेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 हो जाएगा। आपको पता है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, 5 आंसर इसका आ जाएगा। तो pH कितना निकल कर आ गया 5। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक यही होती है कि भाई जब 10 की पावर जितना भी दिया हुआ है वो इसका pH होता है। pH में माइनस प्लस कुछ आता नहीं है, तो सीधे जो वैल्यू दी हुई है वही pH हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है H के सामने। ओके, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ pH इज इक्वल टू 3 ये देन H पॉजिटिव कितना होगा। हमने कहा बिल्कुल बता देंगे। pH इज इक्वल टू 3 है, फॉर्मूला कितना होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन चाहिए। हमने कहा हमें एक ही फॉर्मूला पता है, pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग H पॉजिटिव, माइनस का लॉग H पॉजिटिव। H पॉजिटिव में कंसंट्रेशन चाहिए, इसका एंटी लॉग लोगे तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा 10⁻⁻ का pH। सही है, कौन सा फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले। दूसरे वाले सवाल में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले वाले सवाल में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 10⁻⁻ का pH अपन को चाहिए, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, pH की वैल्यू 3 है, तो आंसर हमारा आ जाएगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 10⁻⁻ का 3। आई होप कि ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 × 10⁻⁻ का 3 बेस 10 है, तो बेस 10 को तो गोली मारो और इसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हटता है तो आपको पता है log 5 प्लस log 10⁻⁻ का 3 हो जाता है। ठीक है, log 5 की वैल्यू 0.7 लिख लेंगे, प्लस 3 नीचे आएगा इंटू log 10 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो 0.7 माइनस का 3 आंसर निकल कर आएगा सर माइनस का 2.1। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर कितने का, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 2.1 नहीं आएगा, 2.3 आएगा। अच्छा, जब 3 में से 0.7 जाएगा तो ऑब्वियस बात है 2.3, जो हमारा आंसर रहा माइनस का 2.3 बी करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओ थैंक यू, मतलब आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जो वेक्टर वाला पोर्शन है वो अगले लेक्चर में मैं आपको सेपरेट लेक्चर में बनाकर दे दूंगा। उसमें वेक्टर में जितने भी PYQ पूछे गए उस पोर्शन से वो सारे होंगे और वेक्टर की कंसाइज थ्योरी भी होगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सारी चीज़ों को एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जिसको एक बार में लेक्चर समझ में ना आया हो वो 1-2 बार रिपीट करके देख सकता है। और यार फिर ठीक है, यहीं तक रखते हैं लेक्चर। और जो वेक्टर का लेक्चर है वो उसकी एंड स्क्रीन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो लेक्चर जरूर जाके देखें। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।